सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो मकसद सीरीज में दिल से सभी लोग का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज कह देना चाहता हूं, मेरी थोड़ी सी तबियत खराब है, हो सकता है मेरी एनर्जी लो दिखे, मेरा चेहरा उतरा हुआ दिखे, तो उन चीजों को इग्नोर करते हुए पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसको हम लोग डिटेल में कवर अप करेंगे, एक चीजों को प्यार से समझेंगे, सो दैट बोर्ड्स में आप सभी लोग के मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हो सके। साथ में मैं आप लोग को ढेर सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं और एंड में आप लोग को होमवर्क दूंगा एमसीक्यू क्वेश्चंस का, जो आप सभी लोग को करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। तो दोस्तों क्या क्या पढ़ने वाले, तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले जो ऑफिशियल सिलेबस 25-26 के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए रहने वाला है। ये एक चीज और आप लोग को बता देता हूं, ये आखिरी में एक टॉपिक है आप लोग का एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इसमें आपको डेरिवेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए। कि अगर आप लोग फिजिक्स की प्रिपरेशन को सीरियस वे में बेस्ट बनाना चाहते हो, तो पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग को मेरे इस बुक के साथ एक तगड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। इस बुक को मैंने कुछ ऐसे डिजाइन किया हो कि बोर्ड्स में आप लोग के मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हो, क्योंकि इस बुक के अंदर मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इन सब के अंदर आप लोग को मिलने वाले वो भी चैप्टर वाइज। 2016 से लेकर 25 तक के आपके सारे क्वेश्चंस, मतलब 3000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस मैंने इस बुक के अंदर डाल दिया हूं। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, माइंड मैप्स मिल रहे हैं, कीवर्ड्स आप लोग के रहेंगे, आंसर टिप्स आप लोग के लिए अवेलेबल रहेगी, सो दैट आप लोग को किसी भी टाइप की कोई दिक्कत ना आए और सभी चीजों के प्रॉपर आंसर आप लोग को इसके अंदर मिल रहे हैं। इन सब के अलावा हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सेल्फ असेसमेंट शीट भी मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूं, तो आपको करना भी यही है। वीडियो देखने के बाद जितने क्वेश्चंस इसमें दिए हुए सारे लगा देना है, उसके बाद एग्जाम पैटर्न की तरह सेल्फ असेसमेंट शीट को घर पर बैठ के सॉल्व जरूर करिएगा। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक आप लोग के लिए रहेगी, जिसके अंदर सैंपल पेपर भी आप लोग को मिल रहा है। तो किस चीज की देरी कर रहे हो, बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ अपनी बोर्ड्स की प्रैक्टिस को बेस्ट बनाएं। डिस्क्रिप्शन में Amazon की लिंक दे दिया हूं, जल्दी से जाओ ऑर्डर करो और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन आज से ही बेस्ट बनाएं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आप बोलोगे भैया 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 भैया, जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में चार्ज पढ़े थे, मतलब बेसिक टॉपिक पढ़े थे, फिर हम लोग बड़े टॉपिक की तरफ गए थे। इस चैप्टर के अंदर तो एकदम से कोई रैंडम सा टॉपिक आ गया। तो मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहता हूं, ये जो सेकंड चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन है, जिसके अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आता है। तो चैप्टर 1 एक किस्म से फर्स्ट चैप्टर का ही एक कंटिन्यू पोर्शन है, जैसे बाहुबली 1 और बाहुबली 2। तो इस वजह से जैसे वहां पे टॉपिक एंड होते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू हो जाते हैं। तो जो पहले वाले चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो यहाँ पे आपके काम आने वाले। तो आज हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चीज होती है, तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग मदद लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए ये आप लोग को एक पॉइंट देखने को मिल रहा है, इसका नाम है ए, और ये एक और पॉइंट देखने को मिल रहा है, इसका नाम है बी। मैंने क्या किया, ए पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रख दिया। आप लोग एक बात बताओ, जैसे टेस्ट चार्ज को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही टेस्ट चार्ज जाने लग जाएगा। तो मैं ये करने वाला हूं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए पे जो टेस्ट चार्ज बैठा हुआ है उसको उठाकर बी पॉइंट पे ले जा लूंगा। क्या ये आसानी से चला जाएगा? नहीं। जब मैं ए पॉइंट से चार्ज को बी पॉइंट पे लेकर जाऊंगा तो मुझे एक्सटर्नल वर्क डन लगाना पड़ेगा। ऐसे करने की वजह से पोटेंशियल में आपको चेंज देखने को मिल गया होगा। क्या मतलब, जैसे पॉइंट ए पे कोई ना कोई तो पोटेंशियल होगा, लेट से नाम होगा वी ए पोटेंशियल, और जब चार्ज को बी पॉइंट पे लेकर आ गए तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू वी भी होगी। तो जब ए से बी पे लेकर आए तो क्या पोटेंशियल में आपको चेंज देखने को मिल रहा है? पहले यहाँ वी ए था, अब वी भी हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना पोटेंशियल में डिफरेंस आया, तो आप क्या कहोगे? डेल वी बराबर का पोटेंशियल में डिफरेंस आया। मतलब जो फाइनल में पोटेंशियल होगा, अगर मैं उसको इनिशियल से माइनस करा दूं तो मेरी वैल्यू निकल जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आ रहा है जब अगर हम लोग किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर आते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यही कॉन्सेप्ट है आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का। ये क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन जो आप लगा रहे हो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज में, जिससे कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में उसको मूव कर सको कुछ इस तरीके से कि किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, और जो ये मूव कर रहे हो ये मूव कर रहे हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैं ये कह सकता हूं, मुझे यहां पे बस पता चल रहा है जब एक से दूसरे पॉइंट में चार्ज आ रहा है तो पोटेंशियल में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला बना, वो है डेल वी विच इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। डेल वी मतलब चेंजिंग इन पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपको यहां देखने को मिला, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर आए तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा यहां से? वीबी माइनस वी ए। तो डेल वी की वैल्यू बन जाएगी वीबी माइनस वी ए विच इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज या फिर वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर आप चाहो तो नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो, डेल वी विच इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हुई आप लोग को। दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अभी पढ़ रहे, इससे पहले पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के
बीच के पोटेंशियल में कितना चेंज आया उसको बताता है जब एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन अगर आप लोग को किसी सिंगल पॉइंट के लिए पता करना है कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या है तो वो बताता है आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। लेकिन किसी सिंगल पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकालना नामुमकिन है। आप बोलोगे तो भैया फिर यहां निकाला कैसे जा रहा है? एक्चुअल में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की मदद लेंगे। हम ये करेंगे कि चार्ज को जानबूझकर इंफिनिटी से उठा के एक रिस्पेक्टिव पॉइंट पे लाएंगे जिससे कि वो रिस्पेक्टिव पॉइंट की वैल्यू निकल सके। तो आप बोलोगे भैया जब इंफिनिटी से उठा के लाएंगे तो वहां की वैल्यूज का क्या होगा? तो जब वहां से उठा के लाएंगे तो वहां का पोटेंशियल एक्चुअल में तो जीरो होता है जिससे वैल्यू निकल जाएगी। क्या मतलब? चलो समझाता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए मुझे इस पॉइंट ए पे पता करना है कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, इस रिस्पेक्टिव पॉइंट पे पता करना क्या है। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी नोन पॉइंट से नहीं उठाऊंगा किसी चार्ज को, चार्ज को जानबूझकर इंफिनिटी से उठा के लेकर आऊंगा। तो मैं एक टेस्ट चार्ज को यहां से उठाऊंगा और लेकर आऊंगा ए पॉइंट पे। क्या यह आसानी से आएगा? नहीं, यहां पे भी आपको वर्क डन लगाना ही पड़ेगा। बिना वर्क डन के पोटेंशियल डेवलप ही नहीं हो सकता है। मैं जानबूझ के इनफाइनाइट से चार्ज को उठा के रिस्पेक्टिव पॉइंट ए पे लेकर आ रहा हूं जिससे कि मुझे ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, मतलब एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल की वैल्यू पता चल जाए। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं लगाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। वो होता है dv विच इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन या फिर वर्क डन अपॉन चार्ज। dv है फाइनल माइनस इनिशियल, तो कहां लेकर आया गया? फाइनल में जो है va, तो ये बन गया आप लोग का लेट से यहां से VA। कहां से लेकर आया गया? V इंफिनिटी से लेकर आया गया क्योंकि इनफाइनाइट की पोटेंशियल की बात हुई। तो जो इनिशियल वाला आप लोग का पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट वाला आएगा विच इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। हम लोगों ने यहाँ पे गेम करे हैं, हमने जानबूझ के इनफाइनाइट से चार्ज को उठा के लेकर आए क्योंकि इनफाइनाइट में पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है। तो यहां से आप लोग का जो पोटेंशियल एट इनफाइनाइट है वो जीरो हो जाएगा जिससे कि ये वैल्यू कट जाएगी और आपके पास नॉर्मल पोटेंशियल निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे VA लिखा हुआ तो VA को आप लोग नॉर्मली V भी लिख सकते हैं और यहां से पता चल गया V विच इज इक्वल टू W बाय Q हो गया। मैं जानता हूं कि तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो एक बार साइड बाय साइड समझा देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी रिस्पेक्टिव दो पॉइंट के बीच में जब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है तो उस बीच में कितना पोटेंशियल में डिफरेंस आया, कितना चेंज हुआ, वो पता किया जा सकता है del V विच इज इक्वल टू W बाय Q से। लेकिन अगर आप लोग को किसी सिंगल पॉइंट के लिए बस पता करना है कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या है तो उस टाइम पे हम जानबूझ के इनफाइनाइट से चार्ज को उठा के लाते हैं क्योंकि यहां पे आप लोग का पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है जिसकी मदद से हमें सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाता है और वो होता है V विच इज इक्वल टू W बाय Q। देखो यहाँ del V है, यहाँ पे आप लोग का फाइनल माइनस इनिशियल विच इज इक्वल टू W बाय Q है। चेंज की बात करी जा रही है यहाँ पे कि कितना चेंज आया एक जगह से दूसरी जगह उठा के लाने में, और यहाँ पे जो बात हो रही है कि उस रिस्पेक्टिव सिंगल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है वो आप लोग का निकाला जा रहा है। तो यहाँ del V नहीं है, यहाँ नॉर्मल V है। आप लोग को याद है चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जिसकी वैल्यू आई थी E विच इज इक्वल टू KQ अपॉन R का स्क्वायर। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है। तो हमें क्या करना है, पॉइंट चार्ज लेना है और पॉइंट चार्ज के P पॉइंट पे पता करना है कि आखिर V की वैल्यू कितनी होती है, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू कितनी निकल के आती है। अब पोटेंशियल की वैल्यू निकालना क्या ऐसे निकाला जा सकता है? नहीं, हमें जानबूझ के टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से पकड़कर यहां पर लेकर आना पड़ेगा। कहां लेकर आना पड़ेगा? P पॉइंट पे लेकर आना पड़ेगा। तो हम इसको उठाएंगे और यहां से यहां लेकर आ जाएंगे। क्या ये आसानी से आ जाएगा? नहीं, यहां पे लगेगा वर्क डन। तो जब ये चार्ज दोस्तों यहां पे आ जाएगा तो क्या ये आसानी से यहीं पे बैठा रहेगा? नहीं, इस टेस्ट चार्ज पे पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जो इसको धक्का मारने की कोशिश करेगा और हम यहां पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे जिससे कि ये यहीं पे बैठा रह सके। आई होप क्लियर है। तो अब आप बोलोगे भैया ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज की वजह से वाला और ये एक्सटर्नल वाला दोनों बराबर है क्या? जी हाँ, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ही बराबर है। भैया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? कूलोम्बियन फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। समझ में आया? तो आप बोलोगे भैया कितना फोर्स है तो एक्चुअल में है, तो एक्चुअल में जो ये फोर्स है FEL FEX दोनों बराबर है किसके? F के ही बराबर है और वैल्यू कितनी आएगी? K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल q तो कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R का स्क्वायर। तो यहां से बन जाएगी आप लोग की इक्वेशन नंबर 1। हमें क्या निकालना है? हमें पता करना है पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, और पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकलती है? वो निकलती है V विच इज इक्वल टू W बाय Q से। तो अगर मैं वर्क डन निकाल लूं और यहां पुट कर दूं तो मेरे को यहां से पोटेंशियल की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा,
कैलकुलेट करूंगा वर्क डन कितना निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते कई लोग कि वर्क डन ना डायरेक्टली वो लोग निकाल लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ना डायरेक्टली वर्क डन नहीं निकल पाएगा क्योंकि चार्ज धीरे धीरे करीब आ रहा है, तो डिस्टेंस में आपको चेंज देखने को मिल रहा होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, स्मॉल अमाउंट में वर्क डन निकाल के देखते हैं और उसे इंटीग्रेट कर देंगे जिससे कि टोटल वर्क डन निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले कैलकुलेट किया वर्क डन कितना आएगा। तो वर्क डन कितना होगा आप लोग का, dw which is equal to f dot dr। जब मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल के लिए निकल जाएगा, तो मैं जानबूझ के कर रहा हूं ऐसा। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है दोस्तों, तो डॉट हटाएंगे तो ए बी कॉस थीटा हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डी आर कॉस थीटा। थीटा में आप लोग की जो थीटा की वैल्यू होगी दोस्तों, चार्ज को ऐसे उठा के लेकर आया गया था 180 डिग्री से, इसलिए कॉस की वैल्यू यहाँ पे 180 डिग्री मैंने रख दिया। कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है -1, इसलिए आप लोग देख रहे हो यहाँ पे माइनस एफ डी आर आप लोग को देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसके बाद जो आपकी एफ की वैल्यू आई थी, जो थोड़ी देर पहले आप लोगों ने निकाले, इसको आप लोग यहां पे पुट कर दिए, तो ये वैल्यू मैंने यहां से लेकर यहां तक पुट कर दिया हूं और dr आप लोग का वैसा का वैसे ही आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, बोथ साइड इंटीग्रेट करूंगा। यहां पे इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेकर टोटल वर्क डन के लिए, और यहां इंटीग्रेट करूंगा dr को, डिस्टेंस है ना, तो कहां से उठा के लाए थे, इनफाइनाइट से उठा के लाए थे r पॉइंट तक के, इसलिए इंटीग्रेशन कराया जाएगा यहां पे 0 से w वर्क डन के लिए और इनफाइनाइट से r के लिए डिस्टेंस के लिए। dw का जो इंटीग्रेशन है वो कैपिटल W हो जाएगा। लिमिट दी हुई है इसलिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहां पे लिख दी है। यहां पे अगर आप लोग अच्छे से ध्यान दो तो जिसका डेरिवेटिव है सिर्फ वही अंदर रहेगा, तो डेरिवेटिव इन दो का है, बाकी सारी वैल्यू इंटीग्रेशन से बाहर। तो माइनस ऑफ के क्यू क्यू नॉट सब बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू आर 1/r² dr का आप लोग को यहाँ पे इंटीग्रेशन करा देना है। तो शायद आप लोग को याद होगा 1/r² का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों माइनस ऑफ 1/r। और अगर मैं इधर की वैल्यू की बात करूं तो एक बार मैंने अपर लिमिट रखा w में तो वो w आई, फिर माइनस रखा जाता है, फिर लोअर लिमिट रखी जाती है, तो w पे 0 की वैल्यू रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया w - 0 which is equal to माइनस के क्यू क्यू नॉट, और आपकी ये वैल्यू जो इंटीग्रेट हुई वो बनी -1/r, और आप लोगों ने एक बार रखे यहाँ पे लोअर लिमिट, यहाँ पे रखे अपर लिमिट, तो ये वैल्यू तो आप लोग की नॉर्मली w बच गई। बची हुई वैल्यू यहां पे एक माइनस है, माइनस माइनस मिलकर यहां पे प्लस हो गया, वैल्यू बची के क्यू क्यू नॉट, और यहां पे सिर्फ वैल्यू बची 1/r क्योंकि ये वाला माइनस आ गया प्लस हो गया यहाँ पे। तो एक बार हम लोगों ने अपर लिमिट रखी है 1/r में, तो वो 1/r ही होगा। माइनस रखते हैं, फिर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 1/r पे 1/∞ हो गया, तो 1/∞ की वैल्यू तो हो गई 0। तो वैल्यू आपकी क्या बची, w which is equal to के क्यू क्यू नॉट 1/r। तो यहां से आप लोग को मिल गया कितना वर्क डन आप लोग को यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। तो अब आपको करना क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है V which is equal to W by Q, यहां पे आप लोग को इसको पुट कर देना है। तो मैंने इसको यहां पे पुट कर दिया, तो पुट करने में हुआ क्या, के क्यू क्यू नॉट अपॉन R, तो यहां से आप लोग का W हो गया, और साथ में अपॉन में क्यू नॉट भी था, तो ये एक और क्यू नॉट हो गया, यहां से क्यू नॉट से कट गया, वैल्यू क्या बची W की, के क्यू आर। तो यहां से आप लोग के पास पता चल गया कि इतना पोटेंशियल डेवलप होता है। इसको आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R के फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हो, V which is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। इस फॉर्मूले में आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, इस वजह से इसका ग्राफ कुछ इस पैटर्न का आपको बनते हुए देखने को मिलने वाला है। तो कई बार एग्जामिनेशन में इसका ग्राफ पूछ लिया जाता है, मालूम होना चाहिए, और ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे, आसानी से चीजें बन जाएगी। अरे भाई थोड़े एफर्ट डालने पड़ते हैं, रिलेशनशिप में भी डालने पड़ते हैं ना, लायक है क्या, काम करने दे। सेम ऐसे ही डेरिवेशन में भी एफर्ट डालो, बन जाएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे चीजें इजी है। अगला टॉपिक है दोस्तों आप लोग का कि मान लीजिए कि सिस्टम के अंदर ढेर सारे चार्जेस है और हर चार्ज अपना अपना पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप कर रहा है। तो आपको बताना है कि इन टोटल चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वी नेट की वैल्यू क्या मिलेगी। तो आपको लगाना होगा सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल, जो कहता क्या है कि जितने भी चार्जेस दिए उन सब के पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम कर दो, जिससे कि आप लोग की वी नेट की वैल्यू निकल जाएगी। मान लीजिए 3 चार्जेस है, तो वी नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, v1 + v2 + v3, और अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है तो v1 + v2 + v3 से लेकर vn तक के। तो ये आप लोग को हल्का फुल्का मालूम होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टाइम। तो इस क्वेश्चन को लिया हूं मेरे बुक के पेज नंबर 30 से, इसका सॉल्यूशन इसमें भी मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस आप लोग को दिए हुए हैं, ये रहा आप लोग का Q1 चार्ज और ये रहा आप लोग का Q2 चार्ज। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दोस्तों वो है 60 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड एट विच डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बी 0, मतलब कहां पे आप लोग को इस सिस्टम के वी नेट की वैल्यू 0 मिलेगी। तो दोस्तों क्वेश्चन ने आपको खुद से कह दिया है कि जो वी नेट है दोस्तों यहाँ पे वो 0 है। अब 2 चार्ज है तो दोनों चार्ज की v की वैल्यू अलग अलग होगी, इसकी v होगी, इसकी v2 होगी, तो यहां से v1
प्लस V2 के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो क्वेश्चन ने तो आपको ये कह दिया, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। आपको क्या मालूम भाई, यहाँ पे कोई भी रैंडम पॉइंट हो सकता है, लेट्स से ये P पॉइंट है, यहाँ पे आप लोग का मान लेते हैं, मैंने अज्यूम कर लिया। तो इसलिए मैं काम करता हूँ, फर्स्ट चार्ज के डिस्टेंस से लेकर P पॉइंट तक के डिस्टेंस को x मान लिया। हमको नहीं मालूम है कहां है, वो x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। बची हुई डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये रहेगी आप लोग की 60 माइनस x। ठीक है, अब पहले वाले चार्ज की पोटेंशियल की वैल्यू P पॉइंट पे क्या बनेगी, दूसरे की P पॉइंट पे क्या बनेगी, आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि V की वैल्यू होती क्या है, वो होती है KQ अपॉन R। स्क्वायर नहीं होता है, कंफ्यूज मत होना। तो पहले वाले चार्ज के लिए V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ। अब यहां पे Q1 चार्ज है क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग है इसलिए, अपॉन R। R क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक, तो कितना हो जाएगा, ये X हो गया, प्लस V2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो है KQ2 अपॉन R। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 60 माइनस x है। मैं इस टर्म को उस तरफ ले जा लेता हूं तो वैल्यू हो जाएगी आपकी KQ1 अपॉन x विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ KQ2 अपॉन 60 माइनस x। K से K यहां से कट जाएगा, मैं यहां Q1 की वैल्यू रख ले रहा हूं जो क्वेश्चन में दी हुई है, और Q2 की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है वो यहां पे पुट करने वाला। तो मैंने यहाँ पे Q1 Q2 दोनों की वैल्यू पुट कर दिया, तो मेरा कुछ इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यूज आपकी कट जाएगी, माइनस माइनस भी कट जाएंगे, और ये 2 10 5 से यहाँ से कट जाएगा। वैल्यू यहाँ पे आपकी बचेगी 5/x विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एक सेकंड, मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है, मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना था, तो 60 सेंटीमीटर को 0.6 लिख दूंगा। तो जहां जहां पे 60 लिखा हुआ है दोस्तों, 0.6 कर दो उसको बस, ठीक है, 0.6 कर दीजिए यहाँ पे। अब इसका आप लोग फर्दर सॉल्व करें, और सॉल्व करने में अगर आपकी वैल्यू x की आ रही है 0.5 मीटर, तो आपने बिल्कुल सही किए हो। अगला क्वेश्चन इसके अंदर आप लोग से पूछा गया, कैलकुलेट करके दिखाया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। वैसे पोटेंशियल एनर्जी आगे पढ़ेंगे टॉपिक, बट अगर पूछ लिया तो बता देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी होती है U विच इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R। ये फॉर्मूला होता है जो अभी थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले। तो सारी वैल्यूज मैंने रख दिया, K की वैल्यू रही ये, Q1 की वैल्यू यहां से यहां तक, Q2 की वैल्यू ये रही, और R की वैल्यू 0.6 मतलब 60 सेंटीमीटर थी, तो उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों जो आप लोगों ने सॉल्व करे होंगे, इससे आप लोगों की एनर्जी की वैल्यू इतनी निकल के आ रही है, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही करे हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, 2018 में आया हुआ है, ये 34 नंबर के पेज नंबर पे आप लोग को उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। इसमें जो पहला वाला पॉइंट है दोस्तों, ये आप लोग का चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग है, ये मैंने करवाया भी हूं। आप लोग से रिक्वेस्ट है एक बार फिर से खुद से उसको सॉल्व करें, ये होमवर्क दे रहा हूं, अभी नहीं समझ में आए तो बुक से सॉल्व कर लेना। और आप लोग का जो आंसर है वो एफनेट का इतना आना चाहिए, पहली वाली कंडीशन का। सेकंड वाली कंडीशन के क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्ज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। मतलब आपको वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन निकालने, अरे यार एडिटर साहब क्या कहां की कहां क्वेश्चन डाल दिए, मैं फिर से माफी चाहता हूं भाई। ये आप लोग का पोटेंशियल एनर्जी वाला क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड। एक्चुअल में U जो है W के भी बराबर होता है, तो हम जो वर्क डन का फॉर्मूला लेंगे वो क्या ले लेंगे, U ले लो या W ले लो, विच इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R लेंगे। और यहां पे हमें U नेट निकालना है, क्योंकि कॉम्बिनेशन एक बार इन दो का बनेगा, एक बार इन दो का बनेगा, और एक बार इन दोनों का बनेगा। तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया U नेट की जो वैल्यू वो बनेगी U1 प्लस U2 प्लस U3। तो U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ1 Q2 अपॉन L, दूसरा बनेगा KQ1 Q2 अपॉन L, दोस्तों तीसरा बनेगा KQ1 Q2 अपॉन L। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन बन गए। मैंने यहां से K Q का स्क्वायर, देखो हर जगह Q दो बार है, अपॉन L सबको बाहर निकाल लिया, बचा हुआ यहाँ पे -4, यहाँ बचा 2, यहाँ पे बचा 4 2 8, माइनस में आ गया। और मैंने सॉल्व करा तो मेरे पास एनर्जी इतनी निकल के आ गई। मैं माफी चाहता हूँ, हमारे एडिटर साहब बहुत ही खतरनाक है, कोई टॉपिक कहीं चल रहा है और क्वेश्चन कहीं और डाल दिए। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारे पेज नंबर 35 में मिल जाएगा बुक के। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि आप लोग को ना दो चार्जेस देखने को मिल रहे हैं। एक चार्ज है आप लोग का A पॉइंट पे, ये रहा पॉजिटिव, और एक चार्ज है दोस्तों B पॉइंट पे, वो रहा नेगेटिव। और दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 2L, यहां से लेकर यहां तक के। क्वेश्चन ने ये कहा कि C मिड पॉइंट है A और B का, मतलब यहां पे मिड पॉइंट है। इसका मतलब हुआ कि ये L डिस्टेंस है और ये L डिस्टेंस है। क्वेश्चन ने आगे कहा कि आप लोग ने एक्चुअल में वर्क डन लगा रहे हो बाय मूविंग द पॉजिटिव चार्ज अलोंग द सेमी सर्कल CRD। तो बेसिकली क्वेश्चन ने क्या कहा कि अगर C से चार्ज को R से होते हुए D तक लेकर गए तो एक वर्क डन लगा,
तो आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो हमें असल में वर्क डन निकालना है। अभी वर्क डन कैसे निकाला जा सकता है? हम निकाल सकते हैं इसको डेल वी विच इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ जो वर्क डन है वो हो जाएगा आप लोग का डेल वी इंटू क्यू। बट ये डेल वी कितना है यही तो आप लोग को पता करना है। अगर ये डेल वी पता चल जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ गया। तो डेल वी कहां से होगा? तो ध्यान देखिएगा, पहले चार्ज कहां था? यहां था। अब कहां आ चुका है? यहां आ चुका है। तो सी पे एक पोटेंशियल होगा और एक डी पे एक पोटेंशियल होगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, आपका डेल वी निकल गया। तो W विच इज इक्वल टू VD माइनस VC इंटू क्यू। तो यहाँ VD की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ VC की वैल्यू पुट कर दो, आपका वर्क डन निकल जाएगा। तो चलिए काम करते हैं, VD और VC निकाल लेते हैं, आखिर कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एट पॉइंट C पे VC की वैल्यू कितनी होगी। VC निकल जाएगा तो यहाँ पुट कर सकते हैं ना। तो VC कैसे निकलेगा? तो ध्यान से देखिएगा, ये पहला वाला चार्ज भी C पॉइंट पे पोटेंशियल लगा रहा होगा और B में जो चार्ज बैठा है वो भी पोटेंशियल यहाँ पे लगा रहा होगा। जो पोटेंशियल आप लोग का बनेगा एट C पॉइंट पे वो दो का बनेगा, इसका भी पोटेंशियल, इसका भी पोटेंशियल। तो सबसे पहले इसका पोटेंशियल जान लेते हैं, वो हो जाएगा आप लोग का KQ अपॉन R। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी L। तो यहाँ पे L था, ये भी L था, तो यहाँ डिस्टेंस में L आ जाएगा। दूसरे वाले चार्ज के पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका K, नेगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस Q अपॉन L। तो ध्यान से देखिए क्या ये एक दूसरे से कट रहे हैं और VC की वैल्यू क्या है? यहाँ से 0 निकल रही है। तो यहां से हमें समझ में आया कि ये जो VC है ये 0 है। अब बात कर लेते हैं VD कितना आएगा। तो आपको VD निकालना है, मतलब ये निकालना है। तो मैं काम करता हूं, छोटा सा डायग्राम ऐसा बना लेता हूं अलग से सेपरेट समझाने के तौर पे। तो बात कर रहे हैं D पॉइंट के लिए, तो D पॉइंट ये रहा, B पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज है और A पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर अच्छे से ध्यान दो, A से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी 2L है और B से लेकर D तक की जो डिस्टेंस है वो है आपकी L। हमें VD निकालना है। तो D पॉइंट पे एक बार पोटेंशियल A के वजह से लगेगा प्लस B के वजह से लगेगा। तो यहां VD का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा KQ, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 2L प्लस L, मतलब 3L आपका हो जाएगा। यहां से प्लस होगा इस चार्ज का यहां पे पोटेंशियल K माइनस Q अपॉन में यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस L हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, यहां दोनों जगह से K, Q और L को कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा 1/3 माइनस 1, एलसीएम लिया तो बचा 2/3। तो ये वैल्यू आप लोग की VD की यहां से इतनी निकल के आ गई। हमें निकालना था वर्क डन, तो वर्क डन आप लोग का हो जाएगा VD मतलब ये जो वैल्यू आई है 2KQ अपॉन 3L, और VC की वैल्यू तो आप लोग जानते हो कि 0 आ गई थी, -0। तो W की वैल्यू कितनी बची है? W की वैल्यू बची 2KQ अपॉन 3L। तो यहां से आप लोग का ये आंसर निकल कर आ गया। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। वो तेरी ये गलती हुई मुझसे, यहाँ पे जब ये 3 इधर जाएगा तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा दोस्तों, यहाँ पे भी माइनस और आंसर में भी माइनस। तो दोस्तों जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराया वो तो करना ही करना है। इसके अलावा आप लोग को ढेर सारे क्वेश्चंस और होमवर्क के तौर पे बुक से दे रहा हूँ। पेज नंबर 33 में आप लोग का इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसको प्लीज सॉल्व करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो रहने वाला है आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमें यहाँ पे मेनली 3 केसेस को देखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे कितना आप लोग को पोटेंशियल आता है, फिर इक्वेटोरियल देखेंगे, फिर एट एनी पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहला केस आप लोगों ने ये ध्यान से देख रहे हो, डाइपोल है आप लोग का नेगेटिव पॉजिटिव जो कि 2L डिस्टेंस से दूर है, और हमें किसी रैंडम पॉइंट एक्सिस पे ले लिए M, वहां पता करना है कि पोटेंशियल कितना होगा। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया, O से लेकर M तक के डिस्टेंस को X मान लिया, अज्यूम किया हूं खुद से। बाकी ये वैल्यू यहां से लेकर यहां तक L होती है, यहां से लेकर यहां तक के L होती है, टोटल 2L होती है। करना क्या है, बहुत बेसिक है। V नेट की वैल्यू यहाँ पे पता करना है, मतलब इस चार्ज की वजह से यहाँ कितना पोटेंशियल लग रहा है वो पता कर लो, इस चार्ज की वजह से यहाँ कितना पोटेंशियल लग रहा है वो पता कर लो, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। बट V की वैल्यू होती क्या है? V की वैल्यू होती है KQ अपॉन R। तो मैं ये कह सकता हूं पहले वाले चार्ज के लिए R डिस्टेंस क्या होगी, तो पहले उसको निकाल लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक के X है, तो ये देखिए यहां से लेकर आखिरी तक के आपका हो जाएगा L। तो मैं ये कह सकता हूं पहले वाले चार्ज से लेकर M पॉइंट तक की जो R की वैल्यू होगी X प्लस L होगी। दूसरे वाले के लिए जो R की वैल्यू होगी वो टोटल X में से अगर मैं L माइनस कर दूं तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो X माइनस L की वैल्यू सेकंड चार्ज के लिए आपको देखने को मिलने वाली है। तो पहले वाले चार्ज के लिए V1 की वैल्यू क्या बनेगी, वो बनेगी आप लोग की KQ, और Q नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव साइन डिनोट करना है। जैसे आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में शो नहीं करते थे, यहां करना पड़ेगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां V की वैल्यू बनेगी माइनस KQ अपॉन R। R की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक के, तो ये आई आप लोग की X प्लस L, इसलिए आप लोग का पहला फॉर्मूला ये बना V1। V2 जो आप लोग का बनेगा वो क्या बनेगा, K पॉजिटिव Q अपॉन R, मतलब यहां से लेकर यहां तक है, तो ये बना आप लोग का X माइनस L। तो V1 हो गया, V2 हो गया, दोनों को पुट कर देंगे V नेट में, तो V नेट विच इज इक्वल टू जाएगा V1 प्लस V2। पुट करने के बाद दोस्तों वैल्यू आपकी कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। ये रहा आप लोग का V1 की वैल्यू, ये रही आप लोग की V2 की वैल्यू। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नेगेटिव है, तो मैं KQ को कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर बचेगा पॉजिटिव ऑफ 1 अपॉन X माइनस L इधर वाला,
ये माइनस है इसलिए माइनस इधर लिए और इसकी वैल्यू 1/xl ये हो गया। हमने यहाँ पे नॉर्मल एलसीएम ले लिए, नीचे वाली टर्म को इंटू कर दिए। जब नीचे वालों को इंटू करेंगे तो नीचे क्या था, x माइनस एल था, x प्लस एल था, तो वैल्यू क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस एल इधर चला गया, माइनस बीच में आ गया, x माइनस एल इधर चला गया। बेसिक है, लोड ना लो। ब्रैकेट ओपन करें तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव वाली टर्म नेगेटिव से कट गई और एल पॉजिटिव रह गए, तो एल और एल 2l हो गए। वैल्यू बनी आपकी KQ 2l अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। याद है पहले चैप्टर में पढ़े थे आप लोगों ने, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था, वो P विच इज इक्वल टू Q इंटू 2l होता था। तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको, तो ध्यान से देखिए, Q ये रहा इंटू 2l ये रहा, तो इसको रिप्लेस करके P रख दिया गया और K वैसा का वैसे ही अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। शायद याद है पहले चैप्टर में हम लोगों ने ये माने थे कि एक्चुअल में डाइपोल बहुत करीब होता है और जहां पे आप लोग निकाल रहे हो उसकी एक्स डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ी होती है। इस वजह से x बहुत ज्यादा बड़े होने की वजह से l के कंपैरिजन में जहां पे भी l दिखेगा उसको 0 मान लेंगे। तो यहां पे आप लोग को ये दिख रहा है l स्क्वायर, तो उसको 0 मान लिए, तो वैल्यू बची kp अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये रहा आप लोग का kp अपॉन एक्स स्क्वायर, k की वैल्यू पुट कर दी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन एक्स स्क्वायर बन गया। आई होप क्लियर है। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या आया था एक्सियल पे आप लोग की वैल्यू, तो शायद याद आ रहा होगा आप लोग को, वो आया था k 2p अपॉन x की पावर 3 टाइम्स। तो कई बार कंपेयर करने को भी आ जाता है, चेक कर लो, यहाँ पे p अपॉन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2p अपॉन एक्स स्क्वायर था, x की पावर 3 था। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की, जो रहने वाला है इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एक नेगेटिव चार्ज लेने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज लेने वाले हैं। ये O लेंथ हो गई और ये आप लोग का LL पॉइंट हो गए। हमें इसके इक्वेटोरियल पॉइंट लेट से M पॉइंट पे पता करना है V नेट की वैल्यू कितनी है। मैंने अज्यूम कर लिया कि M से लेकर O तक की डिस्टेंस x है और ये जो साइड है ना दोस्तों, इसकी डिस्टेंस को मैंने r ले लिया। तो मुझे क्या करना है, मुझे m पॉइंट पे v नेट की क्या वैल्यू आएगी वो पता करना है। तो पहले वाले चार्ज की v की वैल्यू m पॉइंट पे कितनी आएगी वो निकाल लो और दूसरे वाले की m पॉइंट पे कितनी आएगी वो निकाल लो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे पहले वाले चार्ज की m तक की जो डिस्टेंस है वो है r और यहाँ पे भी r है, बट ये r है क्या, इसको निकाल लेते पहले। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ना दोस्तों, इसको ले लिया है। तो ये रहा RXL हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। तो पाइथागोरस की इक्वेशन लगाए, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। बोथ साइड अंडर रूट लगाया आप लोगों ने, तो r की भी वैल्यू निकल गई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। हमें क्या कैलकुलेट करना था, v नेट विच इज इक्वल टू v1 प्लस v2 कैलकुलेट करना था। तो यहां से v1 और v2 पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो v बनेगा क्या, तो v सेम वही चीज ना भाई, k q अपॉन r। अब k q अपॉन r है तो पहले वाले चार्ज के लिए क्या बनेगा, माइनस k q अपॉन में r की वैल्यू जो अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करे वो आएंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दूसरे वाला चार्ज पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू बनेगी के क्यू पॉजिटिव में अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, क्योंकि आर की वैल्यू सेम आई दोनों की। अगर आप अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे तो ये वैल्यू को और ये वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन साइन अपोजिट होने की वजह से वी नेट की जो वैल्यू निकल के आएगी इक्वेटोरियल पोजीशन में वो 0 आ जाती है। याद करना है इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, वो आई थी kp अपॉन एक्स की पावर 3 टाइम्स। तो कभी कभार कंपेयर करने को पूछ ले तो मालूम होना चाहिए, पोटेंशियल 0 आता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड kp अपॉन एक्स की पावर 3 आती है। अभी हम लोगों ने इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन के लिए निकाले थे, अब हमें एट एनी पॉइंट के लिए निकालना है। तो मैंने यहां कहीं पे m पॉइंट ले लिया और एक डैश डैश लाइन यहां पे बना लिया o पॉइंट से। तो o से लेकर m तक की जो डिस्टेंस है उसको लेट से x मान लिया। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये डाइपोल है, तो डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मैं ये कह सकता हूं इस तरफ आप लोग को डाइपोल का डायरेक्शन दिख रहा होगा। और क्या यहाँ पे एक एंगल भी बन रहा होगा जिसको हम लोग एंगल थीटा दे सकते हैं। यहाँ पे p बन रहा है, एंगल के साथ इधर क्या बन रहा होगा, तो इधर बन रहा होगा p cos थीटा। याद है आप लोग को, इससे पहले वाले चैप्टर में बनाया था, एंगल के साथ cos थीटा बनता है, एंगल के अपोजिट sin थीटा बनता है। तो अगर p के लिए cos थीटा ये बना तो sin थीटा कहां बनेगा, एकदम इसके परपेंडिकुलर में लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए तो आपको पता चलेगा इधर बनेगा p sin थीटा। अभी हम लोगों ने इससे पहले दो टॉपिक पढ़े, एक एक्सियल का टॉपिक और एक इक्वेटोरियल का टॉपिक। उसकी हेल्प हमें भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं इस डाइपोल को ऐसे रोटेट कर दूं तो क्या मुझे p cos थीटा वाला जो डायरेक्शन है ये एक्सियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा, और अगर मैं इस डाइपोल को ऐसे रोटेट कर दूं तो मुझे क्या ये बाइसेक्टर वाली कंडीशन मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला देखने को मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं p sin थीटा जो है इक्विलेटरल वाली कंडीशन देखने को मिल रही है। तो करना क्या है, V नेट की वैल्यू निकालना, दो अलग अलग है आप लोग के। तो करेंगे कैसे, नॉर्मली लिखेंगे V नेट विच इज इक्वल टू पोटेंशियल फॉर P cos थीटा प्लस पोटेंशियल फॉर P sin थीटा। दोनों की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये अलोंग एक्सिस वाला हो गया
और ये अलोंग बाइसेक्टर वाला हो गया। एक्सियल पोजीशन पे कितना आता था, वो आता था के पी अपॉन एक्स की पावर 2, कॉस थीटा साथ में दिया हुआ है तो वो भी आएगा। पी पे कितना आता था, 0 इंटू साइन थीटा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वैल्यू तो पूरी 0 हो गई, तो जो वी नेट है उसकी वैल्यू बची के पी अपॉन एक्स की पावर 2 टाइम्स, वो भी कॉस थीटा के साथ। तो वी नेट की वैल्यू मेरी यहां से दोस्तों ये निकल के आ गए। तो आपको किसी भी पॉइंट के लिए, इधर हो उधर हो, कहीं पे भी आपका एम हो, किसी भी एंगल के साथ हो, तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे और वहां से आप लोग किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग सा है, जिसको लिया हमारी बुक के पेज नंबर 32 से। क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट P है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। आपको ऐसा ग्राफ बनाना है जहां पे आपको वेरिएशन दिखाना है टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल का, और आपको यहाँ पे टॉर्क की 0 और मैक्सिमम वैल्यू शो करना है। तो बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताना है टॉर्क का, जब आप लोग डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो उस कंडीशन के लिए। तो शायद आप लोग को याद होगा टाउ की वैल्यू होती थी PE sin थीटा, और टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू मिलती थी आप लोग को कब, जब साइन की वैल्यू 90 या फिर 270 डिग्री पे होती थी, और वैल्यू बनती थी आप लोग की PE। टाउ की वैल्यू आप लोग की मिनिमम कब होती थी, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री बनती थी। यहाँ पे टाउ की वैल्यू 0 हो जाती थी, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर आप लोग 0 डिग्री या 180 डिग्री रखो तो 0 ही होता है। तो इसके लिए आप लोग एक प्रॉपर ग्राफ बना लेना है इस कंडीशन के ऊपर। ग्राफ बनाने के लिए कुछ खास नहीं करना है, बस नॉर्मल सा ग्राफ बनाओ आप लोग यहाँ पे ऐसे, टॉर्क वर्सेस थीटा का, और थोड़ा सा लॉजिक यूज करो। टॉर्क की वैल्यू मिनिमम कब थी, 0 डिग्री पे थी, मैक्सिमम कब थी, 90 डिग्री पे थी, फिर 0 कब हो गई थी, 180 डिग्री पे हो गई थी, फिर उसके बाद 270 डिग्री पे बढ़ गई थी, फिर उसके बाद ऐसे 2 पाई पे मिनिमम हो गई थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि टॉर्क यहाँ पे 0 है, फिर टॉर्क एक टाइम पे मैक्सिमम हुआ, फिर 0 हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर 0 हुआ, और ऐसा कंटिन्यू चलते रहा। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे टॉर्क जो है वो मैक्सिमम है, यहाँ पे जो टॉर्क है वो मिनिमम है। तो बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आता है क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग है, 2023 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 35 नंबर के पेज में आप लोग को बुक के मिल जाएगा, 2019 में आया है। आपको यहाँ पे ना ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का और पोटेंशियल वर्सेस आर का। तो याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी, तो ग्राफ आप लोग का ऐसा बन जाएगा, और पोटेंशियल भी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। खत्म कहानी बस इतना ही था। बाकी दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सॉल्व करिएगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। आपको इसका आंसर 31 और 32 नंबर के पेज नंबर में मिल जाएगा हमारी बुक के। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूं, तो प्लीज इनको भी करिएगा। ये वाला टाइप का क्वेश्चन भी थोड़ी देर पहले करें, ये आपको 35 और 33 नंबर के पेज नंबर में मिल जाएगा हमारी बुक के। तो ये बुक की तारीफ इतनी कर रहे हैं, बहुत मेहनत से आप लोग के लिए बनाया, सो दैट बोर्ड्स में तगड़े मार्क्स स्कोर हो सके। तो चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक किस्म का इमेजिनरी सरफेस होता है, जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू आपको कांस्टेंट या फिर हमेशा सेम देखने को मिलती है। मान लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर मैंने कहा इस पॉइंट पे बताओ जरा पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट पे बताओ पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट पे बताओ पोटेंशियल कितना है, तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो तीनों पॉइंट में पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिलेगी या कांस्टेंट मिलेगी। मान लीजिए यहां पे पोटेंशियल है 3 वोल्ट का, तो हर जगह 3 वोल्ट ही मिलेगा। तो ऐसे टाइप के सरफेस को कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इमेजिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, और हमेशा याद रखिएगा ये 3D सरफेस होते हैं। बेसिकली एग्जामिनेशन में कई बार आपको ड्रॉ करने को बोल देता है कि कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। तो जैसे ये पॉइंट चार्ज आप लोग को देखने को मिल रहा है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका कुछ बनेगा इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो स्फेरिकल फॉर्म में आप लोग को बनने वाला है इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बात करते हैं कि अगर लीनियर चार्ज बॉडी है, मतलब इस तरीके से चार्ज बॉडी है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ बाहर निकल रही है, उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है दोस्तों सिलेंड्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज याद रखिएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सीधी सीधी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही कहीं बहुत दूर से, तो उस टाइम पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा इस तरीके से, ऐसे सीधे सीधे बनेगा। अब आप बोलोगे भैया लाइन के फॉर्म में, नहीं लाइन के फॉर्म में नहीं। जैसे देखो सामने से देख रहे हो तो 2D में ऐसा लाइन दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में कैसा प्लेन सरफेस टाइप बन रहा है। तो अगर हल्का सा 3D में करके देखोगे तो प्लेन सरफेस टाइप आप लोग को देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे भी, तो ये इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए। आप बोलोगे भैया इक्विपोटेंशियल सरफेस बना कैसे लिए, तो इसको समझने के लिए हमें प्रॉपर्टीज समझना पड़ेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की 4 प्रॉपर्टीज है जिसको रट कर आपको बैठना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमेशा 0 मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप A पॉइंट से किसी चार्ज को B पॉइंट पे लेकर जाते हो तो पोटेंशियल में कोई डिफरेंस ही नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे A पॉइंट पे पोटेंशियल 3 वोल्ट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब B पॉइंट पे भी 3 इंच होगा,
तो जब डेल वी निकालोगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी याद रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 होती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो रहा है, मतलब V की वैल्यू 0 हो रही है, तो W की वैल्यू भी 0 होगी। मतलब किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उठा के ले जाने में किसी भी टाइप का वर्क डन नहीं लगेगा। ऐसा होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दोस्तों ये कहते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनता है। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इस चार्ज की निकल रही है लेट से, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर में बनेगा, एकदम परपेंडिकुलर। देख लो, परपेंडिकुलर में बनते हुए आप लोग को देखने को मिलेगा। अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सीधी बात है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे ही डिपेंड कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती नहीं है, तो सीधी बात है इक्विपोटेंशियल सरफेस भी नहीं करेंगे एक दूसरे से इंटरसेक्ट। तो समझ में आ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाया जाता है। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर में आप लोग को इक्विपोटेंशियल सरफेस बना देना है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आप लोग का टॉपिक है जिसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या चीज होती है, तो इसको अच्छे से समझ लो। 1 नंबर की डेफिनेशन आती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये कहता है कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे मान लेते पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रही है, सीधी बात है जैसे जैसे दूर जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होते हुए चलेगी। जैसे यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के कंपैरिजन में देखा जाए तो E1 ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू E2 के, क्योंकि चार्ज के करीब है, वहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी ऐसे ही कहता है कि पोटेंशियल की वैल्यू डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। तो यहाँ पे जो V1 होगा और V2 होगा उसके कंपैरिजन में V1 की वैल्यू ज्यादा होगी V2 के। कई बार एग्जामिनेशन में एक छोटा सा फॉर्मूला आता है जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को सॉल्व करके आप लोग को मिलता है, वो है डेल V विच इज इक्वल टू E माइनस D। मतलब रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का एक छोटा सा फॉर्मूला जो होता है E विच इज इक्वल टू V बाय L। L हो गई, D हो गई, कुछ भी, मतलब लेंथ होती है वो। और करके इसको हम लोग लिख सकते हैं V विच इज इक्वल टू E इंटू L। तो ये है फॉर्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। कई बार बुक के अंदर ये माइनस भी दिया रहता है, प्लस भी दिया रहता है, एक ही बात है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलो या इलेक्ट्रिक बोलो, बात एक ही है। तो एक्चुअल में होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते कुछ इस तरीके से कि चेंजिंग इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो D लगा दिया मतलब चेंजिंग इन, तो चेंजिंग इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज इक्वल होती है नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन के। मतलब ये चार्ज है, इस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन लगाएगा जिससे कि वो चार्ज उधर चला जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं जानबूझ के चार्ज को उठा के लेकर आते हैं और एक्सटर्नल वर्क डन लगाते हैं। तो मुझे एक बात बताना, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन के अपोजिट में होता है एक्सटर्नल वर्क डन? तो अगर हमारी डेफिनेशन बन रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की du which is equal to माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन, तो एक्सटर्नल वर्क डन के केस में क्या बनेगा, du which is equal to पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। तो डेफिनेशन ऐसी भी बन सकती है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन जो अप्लाई हो रहा है चार्ज पे। एक और चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। जहां पे 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस रहेंगे तभी आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकल सकती है, अदरवाइज नहीं निकलेगी। और सीधी बात है, अगर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकल रही है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को जिसका नाम रहने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़े थे पोटेंशियल के बारे में, और पोटेंशियल होता था आप लोग का ये, जिसका फॉर्मूला भी निकाले थे, डिराइव करे थे, सब कुछ करे थे। अब जो नया फॉर्मूला निकलने वाला है वो है U विच इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। तो इसको हम लोग को अभी कैलकुलेट करना है। जैसे आपको याद है जो पोटेंशियल होता था वो सिंगल पॉइंट के लिए भी निकाला जा सकता था, हम लोग 2 पॉइंट के लिए भी निकाल सकते थे, लेकिन जब सिंगल निकालते थे तो इनफाइनाइट से लाते थे, वो कंडीशन अलग है। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि निकाला जा सकता था डिफरेंसेस के फॉर्म में या सिंगल पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब भी अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो ये 2 पॉइंट के लिए निकलेगा हमेशा, सिंगल पॉइंट के लिए एनर्जी कभी नहीं निकलता है। मतलब U की वैल्यू सिंगल पॉइंट के लिए निकलना मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 चार्जेस को इनफाइनाइट से उठा के लाएंगे। इससे पहले वाले डेरिवेशन में 1 को ला रहे थे, यहां पे 2 को लेकर आएंगे, क्योंकि ये सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक Q1 चार्ज को एक नोन पॉइंट लेट से 1 है यहां पे उठा के लेकर आने वाले हैं। तो मान लेते हैं यहां पे ये Q1 चार्ज आ चुका है पॉइंट नंबर 1 पे। जब चार्ज को लेकर आएंगे तो क्या आसानी से आ जाएगा? नहीं आएगा यार, उस पर हम लोग को वर्क डन लगाना पड़ेगा। तो लेट से हम लोगों ने यहाँ पे W वर्क डन लगाए। अभी जो पहला वाला वर्क डन लग रहा है पहले वाले चार्ज को एक रिस्पेक्टिव पॉइंट पे उठा के लेकर आने के लिए, तो क्या यहाँ पे कोई वर्क डन लगेगा? क्या कहना चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं कि पहले से तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो जब इसको यहां से उठा के यहां पे लाओगे तो ये तो आसानी से आ जाएगा। तो इस टाइम पे किसी भी टाइप का वर्क डन नहीं लगेगा। सेम वही कॉन्सेप्ट कि कोई सिंगल है और आप उसकी जिंदगी में आ रहे हो तो एफर्ट ज्यादा डालने नहीं पड़ेंगे। तो सेम यहाँ पे पहले वाले चार्ज में कम एफर्ट में ये फर्स्ट पॉइंट पे आ गया है। अब जब फर्स्ट पॉइंट पे चार्ज आ जाएगा तो अपनी एक फील्ड बना देगा, चाहे बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। तो एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की तरफ एक फील्ड बना दिया इसने।
तो अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं दूसरा चार्ज Q2 को फर्स्ट पॉइंट पे उठा के लेकर आऊंगा, लेट से मैंने इसको उठा के फर्स्ट पॉइंट पे लेकर आ गया, तो क्या ये सेकंड पॉइंट पे ला लिया, तो क्या ये आसानी से वहां पे रहेगा? नहीं रहेगा। जो पहला वाला चार्ज है जानबूझ पे इस पे फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, और अगर इस चार्ज को यहीं बैठे रहना है तो इस पे सेम उतना ही आप लोग को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये चार्ज सेकंड पॉइंट पे रहेगा। अदरवाइज पहला वाला चार्ज दूसरे वाले चार्ज को वापस से इनफाइनाइट तक पहुंचा सकता है। तो जब दूसरा चार्ज पहले चार्ज के करीब आया r डिस्टेंस दूर पे, तो इन दोनों के बीच में कितनी एनर्जी जनरेट हुई है उसी को हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब आप कहोगे भैया एनर्जी निकालते कैसे? अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया, du विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन की वैल्यू यहां पे पुट कर देनी पड़ेगी। क्या ये नॉर्मल वर्क डन होगा? यहां पे नहीं, यहां पे टोटल वर्क डन होगा। आप बोलोगे टोटल वर्क डन क्या होता है? पहले वाले चार्ज को उठा के लेकर आए तो उसका वर्क डन, दूसरे वाले चार्ज को उठा के लेकर आए तो उसका वर्क डन W2, दोनों की वैल्यू को पुट करना, यहां पे फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर देना। अब यहां पे du लिखा हुआ है, तो du क्या हो जाएगा? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू W1 प्लस W2 आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये इक्वेशन आप लोग की यहां से बन चुकी है। इसमें करना क्या है? U2, U1, W1, W2 इनकी वैल्यूज पुट करना है, सॉल्यूशन कर देना, बस हो गया। तो थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। जब पहले वाले चार्ज को उठा के इनफाइनाइट से लेकर आए थे पहले पॉइंट पे, तो उस टाइम पे कोई वर्क डन लगा था? नहीं लगा था, क्योंकि सिस्टम में पहले से कोई चार्ज था ही नहीं, एफर्ट कम डालने पड़े, तो एनर्जी भी लगी होगी क्या? नहीं लगी होगी। लेकिन जब दूसरे वाले चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के लेकर आए तो क्या वहां पे वर्क डन लगा था? बिल्कुल लगा था। पहला वाला चार्ज जानबूझ के दूसरे वाले चार्ज पे फोर्स लगा रहा था, और उस टाइम पे हमें एक्सटर्नल वर्क डन लगाना पड़ा। अब आप बोलोगे भैया वर्क डन क्या होता है? तो वर्क डन होता है दोस्तों W विच इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के लेकर आ रहे हैं रिस्पेक्टिव पॉइंट पे, तो हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो लेट्स से हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर दिए, इनफाइनाइट से उठा के लाए R पॉइंट पे और इस डिस्टेंस को dr कर दिए, जिससे कि टोटल वैल्यू हमको पता चल जाएगी वर्क डन की इनफाइनाइट से R पॉइंट पे कितनी है। तो इस फॉर्मूले के बेस पे हम लोगों ने यहां पे W2 की वैल्यू बनाए, इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू R f dr। अब ये f क्या है दोस्तों? f वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, f है दोस्तों यहाँ पे कूलोम्बियन फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो इसको भी आप लोगों ने एक इक्वेशन बना लिया, ध्यान से देखो, इसको भी इक्वेशन बना लिए, इसको भी इक्वेशन बना लिए। W1 मिल गया, W2 मिल गया, और U1 की वैल्यू मिल गई, U2 की वैल्यू नहीं मिली है, ये चीज याद रखना, U2 अभी भी अननोन है। इन सारी वैल्यूज को यहां पुट कर दिया गया, U2 मालूम नहीं है, U1 की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, W1 मालूम है वो है 0, और W2 की वैल्यू दोस्तों ये रही, कहां गई, ये रही। तो जब हम लोगों ने सारी चीजों को पुट कर दिए तो हमारा जो स्ट्रक्चर है पूरे के पूरे डेरिवेशन का कुछ ऐसा बन गया। U2 मालूम नहीं था, ये वैल्यू 0 हो गई, माइनस ब्रैकेट के अंदर W1 की वैल्यू 0 हो गई, W2 की कंप्लीट वैल्यू दोस्तों ये रही। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? ये वैल्यू 0 हो चुकी है, तो यहां पे सिर्फ U2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू, यहां पे 0 हो गया तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। यहां पे इंटीग्रेशन था, तो जिसका डेरिवेटिव है, कौन है डेरिवेटिव? R है, तो सिर्फ R वाली वैल्यू अंदर रहेगी इंटीग्रेशन से, बाकी सब बाहर चली जाएगी। तो K Q1 Q2 बाहर हो जाएगा, माइनस का माइनस भी बाहर, इंटीग्रेशन हो जाएगा इनफाइनाइट से R तक के 1 अपॉन R का स्क्वायर इंटू dr। आप सभी लोग जानते हो अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं 1 अपॉन r के स्क्वायर का, तो उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है माइनस 1 अपॉन r, तो इसकी वैल्यू यहां से माइनस 1 अपॉन r हो जाएगी। लिमिट आपको दी हुई है इसलिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो गई। अब मैंने क्या करा? U2 विच इज इक्वल टू, ये वैल्यू तो सेम टू सेम हो गई। यहां पे इंटीग्रेशन में आपको याद है पहले आपको अपर लिमिट या लोअर लिमिट कौन से पुट करना पड़ता था? हमें पहले अपर लिमिट पुट करना है इस पॉइंट पे, तो माइनस 1 अपॉन r की वैल्यू माइनस 1 अपॉन r ही हो गई। जब अपर लिमिट पुट करते हैं उसके बाद माइनस लगाते हैं, तो ये रहा आप लोग का माइनस, फिर आप लोग इसी वैल्यू पे लोअर लिमिट रखते हो, तो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन r पे r की वैल्यू पे इनफाइनाइट आ जाएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी? माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, और आप जानते हो माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाती है, तो सिर्फ इतनी ही वैल्यू बचने वाली है, और ये रही वो वैल्यू जहां पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, वैल्यू बची K Q1 Q2 अपॉन R, और यहां से आप लोग की एनर्जी की वैल्यू निकल के आ गई। U2 को आप लोग नॉर्मल U भी लिख सकते हो, और आपकी वैल्यू बन जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R विच इज इक्वल टू U, और K की वैल्यू आप जानते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। यहां से आपका फॉर्मूला निकल गया। अब चाहो तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो, या चाहो तो इसको 2 बार घर पे प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि ये डेरिवेशन आपको अच्छे से जिंदगी भर तक के याद हो जाए। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना आप अपनी गर्लफ्रेंड का फोन ना उठाओ उससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आप कौन? तो प्लीज पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जामिनेशन में बार बार ये पूछा जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, हर डेरिवेशन को इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, बट अब क्या करें, जो है सो है। ये एग्जामिनेशन में कई बार आप लोग को देखने को मिलता है। डेरिवेशन बहुत ज्यादा इजी पीजी है। जैसे पहले चैप्टर में आपने पढ़े थे, अगर कभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डाइपोल को प्लेस कर दो, तो वो डाइपोल अपनी ही जगह में गोल गोल घूमने लग जाता है।
जैसे आप उसके आसपास घूमने लग गए हो। अबे साले कि जैसे आप डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो तो यहां पे आप लोग को QE फोर्स लगेगा, यहां पे QE फोर्स लगेगा और ये पूरा का पूरा डायपोल कंप्लीटली रिवॉल्व होना चालू हो जाएगा टॉर्क प्रोड्यूस होने के वजह से। तो डेरिवेशन ये कह रहा है कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल को प्लेस कर देते हैं उस टाइम पे कितना पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है ये हमें बताना है। अब पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो हमें जानबूझ के वर्क डन तो कराना पड़ेगा। तो जैसे मान लेते हैं ये एक डायपोल है, अब ये किसी एंगल θ1 पे है, मैंने क्या करा इसको जानबूझ के लिया और ऐसा कर दिया तो हुआ क्या, एक नया एंगल बन गया, लेट्स से θ, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, देखो ये बस ऐसा कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने वर्क डन लगाया किस्म से। अभी तक के जो वर्क डन हम लोग कर रहे थे वो था W विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dr के फॉर्म में ले रहे थे, डिस्टेंस के फॉर्म में ना, एक जगह से दूसरी जगह ला रहे थे। लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ पे डायपोल को एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से मोड़ दिए, तो जो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग dr ले रहे थे उसकी जगह पे dθ कर देते हैं और कहां से कहां तक के, लेट्स से θ1 से θ2 पे वर्क डन लगाया गया। तो हमें करना क्या है, हमें निकालना था एनर्जी, मतलब du विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ W। तो वर्क डन क्या बन जाएगा, θ1 से θ2 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्म में, एंगल के फॉर्म में। आई होप क्लियर है। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे एनर्जी निकालना है। एनर्जी तभी निकाला जा सकता है जब आप वर्क डन लगाओगे, क्योंकि एनर्जी कहता है मैं हूं विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। अब एक बात बताना, क्या इस डेरिवेशन के अंदर यही चीज हो रही है कि यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है कितना, PE sin θ के फॉर्म में। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन आपने जानबूझ के इस डायपोल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिए। क्यों, वर्क डन प्रोड्यूस करने के लिए। मैंने आप लोग से कहा कि वर्क डन कितना होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है एंगल के फॉर्म में हुआ, इसलिए dr की जगह पे dθ रख दिए। और फोर्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, अरे मतलब वो गोल गोल घूम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रहा है, टॉर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से रहा है। तो फोर्स की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे टाउ। तो ये रहा आप लोग का वर्क डन विच इज इक्वल टू यही सेम टू सेम। अब टॉर्क की वैल्यू तो आप लोग जानते हो क्या होगी, dθ आप लोग को नहीं मालूम है, लेकिन उन दोनों में से बीच में आप लोग देख रहे हो डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट जब भी आ जाता है तो A डॉट B होता है AB cos θ, ऐसी टाउ डॉट dθ हो जाएगा टाउ dθ cos θ। और आप जानते हो यहाँ पे आप लोगों ने जो इसको घुमाया वो घुमाया 180 डिग्री में, तो cos 180 डिग्री हो जाता है यहाँ से -1। तो मैंने क्या करा, इसी इक्वेशन में cos θ की जगह पे cos 180 डिग्री रखा और cos 180 डिग्री होता है, cos 180 डिग्री आपका होता है -1। इसकी वैल्यू यहां से माइनस आ गई। अब ध्यान से एक चीज देखना, ये क्या बन गया आप लोग का, इंटीग्रेशन θ1 से θ2 टाउ इंटू dθ। अब टाउ की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, टाउ की वैल्यू मालूम है आपको, PE sin θ, जो चैप्टर नंबर 1 से हम लोगों ने निकाले थे, तो उसकी वैल्यू यहां पे आ चुकी है और dθ आ चुका है। अब जिसका डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, dθ का, तो जहां जहां d मतलब सॉरी जहां जहां आप लोग को θ दिखेगा सिर्फ वो रहेगा, बाकी बाहर। तो इंटीग्रेशन किसका कराया जाएगा, sin dθ dθ का, वो कितना होता है माइनस ऑफ cos θ। तो इसकी जगह पे आ गया माइनस ऑफ cos θ और लिमिट आ गई θ1 से θ2। माइनस PE तो पहले से ही बाहर था, ये वाले माइनस को बाहर लिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस PE बन गया। ये cos θ है, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा cos θ2, फिर माइनस cos θ की जगह पे θ1 पुट करेंगे तो cos θ1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आप लोग की बन गई है वर्क डन के फॉर्म में। कभी कभार ऐसे वाले फॉर्मूले को भी यूज किया जाना पड़ सकता है आप लोग को न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसको और सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि आप जानते हो हमें निकालना था यहां से क्या चीज, हमें निकालनी थी एनर्जी, और एनर्जी के लिए हम लोगों ने वर्क डन कैलकुलेट कर लिए। अब उसको पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो du विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन होता है, और ये W की वैल्यू हम लोगों ने यहां से पुट कर दी है। ये प्लस था, ये यहां से माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ PE cos θ2 माइनस θ1 हो गया। बेसिकली ये वाला भी फॉर्मूला आप लोग का एनर्जी का ही है। अब एनसीईआरटी आप लोग से कहते हैं केस कि मान लो θ1 जो है वो 90 डिग्री हो, मतलब θ1 90 डिग्री हो, तो उस टाइम पे एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो अज्यूम कर लो θ1 अगर 90 डिग्री है तो एनर्जी जो फर्स्ट की होगी वो 0 हो जाएगी। तो उस केस में क्या बनेगा, तो हम क्या करेंगे, θ1 की वैल्यू यहां से 90 डिग्री रखेंगे, और du में आप जानते हो u2 माइनस u1 बनेगा, तो इसकी वैल्यू को 0 रखना है। तो यहां से हम लोगों ने इसकी वैल्यू को 0 रखे और cos θ1 की वैल्यू को 90 रखे, तो आप जानते हो cos 90 यहां से कंप्लीट 0 हो जाएगा, और u2 तो 0 का 0 ही है। तो वैल्यू क्या बनेगी, u2 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ PE cos θ2। और अगर आप अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे तो ये u2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बन गया है। अगर आप चाहो तो u2 को नॉर्मली u भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ PE, और cos θ2 को cos θ लिख सकते हो। तो आपका फॉर्मूला यहां से बन गया u विच इज इक्वल टू माइनस PE cos θ। और PE cos θ है तो क्या ये AB cos θ दिख रहा है आपको, तो आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहा है। तो आप इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में बना सकते हो। अरे भाई AB cos θ जो है, क्या ये A डॉट B होता है, तो सेम वैसे ही एनर्जी बन जाएगा माइनस का माइनस और P डॉट E। तो यहां से आप लोग की एनर्जी कैलकुलेट हो गई कि किसी डाइपोल को अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो कितनी एनर्जी उसके अंदर जनरेट होती है, वो रही इतनी।
अब इसमें केसेस भी बन सकते हैं माइनस पीई कॉस थीटा के फॉर्म में, कि मान लेते हैं अगर आप लोग का थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, 270 डिग्री रहे, तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे टॉर्क की वैल्यू तो दोस्तों आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी, क्योंकि साइन 90 0 नहीं 1 होता है और 270 भी आपका 1 होता है, तो मैक्सिमम टॉर्क आपका पी बनेगा। लेकिन एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला होता था माइनस पीई कॉस थीटा। अगर यहाँ पे आप 90 या 270 पुट करोगे तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब मैक्सिमम टॉर्क रहेगा उस दौरान पे आप लोग की एनर्जी की वैल्यू 0 रहेगी। केस नंबर 2 कुछ इस तरीके से बन रहा है कि जहां पे 0 डिग्री या 180 डिग्री का केस हो, तो उस टाइम पे टॉर्क की वैल्यू तो 0 हो जाती है, मतलब मिनिमम हो जाती है, लेकिन एनर्जी 2 केसेस में बन जाती है। अगर आप कॉस 0 रखते हो तो उस टाइम पे आप लोग की एनर्जी बनती है माइनस पीई, जो कि मिनिमम हो गई एक किस्म से। और जब अगर आप लोग cos 180 डिग्री रखते हो तो cos 180 होता है -1, तो माइनस माइनस इसका मिला के प्लस हो जाएगा और एनर्जी बन जाएगी प्लस ऑफ पीई। तो मैं ये कह सकता हूं केस नंबर 2 में कि अगर वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री रहे तो उस टाइम पे टॉर्क तो मिनिमम होगा, लेकिन एनर्जी पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव भी होगी। तो चलिए बढ़ते हमारे क्वेश्चन टाइम की तरफ। तो जहां पे हम लोगों ने एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये आप लोग का क्वेश्चन रहने वाला है पेज नंबर 44 हमारी बुक के अंदर से। क्वेश्चन बेसिकली अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, तो आराम से समझना। पहला जो क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू वो कह रहा है कि कंसिडर करो 2 पॉइंट चार्जेस है और वो लोकेटेड है इस रिस्पेक्टिव पॉइंट पे। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि 2 चार्जेस हैं, पहला वाला चार्ज 0 0 डिस्टेंस पे और दूसरा वाला चार्ज x एक्सिस पे a डिस्टेंस दूर पे आप लोग को देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे a 0 फॉर्म में लिखा हुआ है। मतलब देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस ऐसा वैल्यू है। तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बन गया। क्वेश्चन आगे आपसे ये कह रहा है कि इज देयर अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग एट देम जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 देखने को मिल रही है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों के बीच में कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 देखने को मिल रही है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये रहा एक पॉइंट m जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो मैंने जानबूझ के एक और चीज अज्यूम कर लिया कि यहां से लेकर यहां तक के x है जो आपकी जिंदगी से जा चुके मैं जानता हूं, लेकिन बची हुई जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी टोटल a में से x डिस्टेंस। तो ये आपकी डिस्टेंस मिल चुकी है। अब आपको करना क्या है, पहले वाले चार्ज से m पॉइंट तक की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई इवन वो पता कर लो, दूसरे वाले चार्ज से m पॉइंट तक की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो पता कर लो। और क्वेश्चन ने तो खुद ही कहा है कि इस रिस्पेक्टिव m पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आप लोग की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब E net which is equal to E1 plus E2 है और E net 0 है, इस वजह से E1 plus E2 हो जाएगा और यहां से वैल्यू बन जाएगा E1 which is equal to माइनस ऑफ E2। अब आप कहोगे भैया एक बात बताओ यहाँ पे डायरेक्शन कैसा होगा। पहले वाला पॉजिटिव चार्ज है लेट से, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ आप लोग को बनते हुए देखने को मिलेगी। दूसरा वाला चार्ज भी लेट से सेम ही है ना, इसलिए मान लेते वो भी पॉजिटिव है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को वो भी बाहर की तरफ बनते हुए देखने को मिलेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ E1 E2 एक दूसरे के अपोजिट इन डायरेक्शन में, तो लेट से ये सेम डायरेक्शन पे और मान लेते हैं ये अपोजिट इन डायरेक्शन में, तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो क्या नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा और E1 E2 एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, दोनों की वैल्यू पुट कर दो और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन Q1 Q2 Q के बराबर, मतलब सेम टाइप के चार्ज है, तो E की वैल्यू क्या बनेगी KQ अपॉन R स्क्वायर। तो Q की वैल्यू यहां से Q ही रहेगी अपॉन R, मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस x हो गई। E की वैल्यू भी सेम वैसी बनेगी KQ, क्योंकि Q1 Q2 बराबर इसलिए, अपॉन इसकी वैल्यू यहां से लेकर यहां तक के R जो होगा वो हो जाएगा a माइनस x का होल स्क्वायर। तो सीधी बात है ये इनका कट जाएगा, कटना तो तय था। तो हम लोगों ने क्या करे, काटने के बाद वैल्यू कुछ इस फॉर्म में हो गई। अब हम लोगों ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसको उधर और उसको उधर कर दी, तो वैल्यू कुछ इस फॉर्म में बन गई। यहां बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करने के बाद कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहां से x स्क्वायर कट जाएगा। इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी जहां पे एक a इससे कट जाएगा और हमें पता चल जाएगा x की वैल्यू आई है a/2। तो मैं ये कह सकता हूं कि x की वैल्यू a/2 जहां पे आई है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग की 0 आ रही है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप तुम लोग को यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो, जैसे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हमें पता चली x विच इज इक्वल टू a/2 पे। क्या ऐसा कुछ है कि v नेट की वैल्यू आप लोग को कहीं पे 0 देखने को मिल रही है? तो अगर आप लोग अच्छे से ध्यान दो तो पोटेंशियल में हम लोग चार्ज की वैल्यू पुट करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव वो पुट नहीं करते थे। और यहां पे सेम टाइप के चार्ज है और सेम चार्ज होने की वजह से, या मैं कह सकता हूं समेशन होने की वजह से, या पोटेंशियल यहां पे 0 नहीं होगा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए इतना थोड़ा लेंथी हो रहा है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के अंदर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है आप लोग को, तो दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे आप लोग के 3 चार्जेस देखने को मिल रहे हैं। ए पे बैठा हुआ है पॉजिटिव ऑफ 4 माइक्रोकूलम, बी पे बैठा हुआ है माइनस ऑफ 4 माइक्रोकूलम और सी पे बैठा हुआ है 2 माइक्रोकूलम, और तीनों के तीनों 2-2 मीटर की डिस्टेंस से एक दूसरे से दूर है। क्वेश्चन ने ये कहा कि आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
कंप्लीट सिस्टम की, मतलब ये कह सकता हूं कि यूनेट की वैल्यू आप लोग को निकालना है। और यूनेट की जो वैल्यू निकाल रहे हो वो क्या बनेगी, तो वो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी आप लोग की U1 प्लस U2 प्लस U3। और रही बात एनर्जी की वैल्यू होती क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R। तो आपको क्या करना है, एक एक सिस्टम लेते हुए चलना है। तो पहले वाले U1 के लिए ले लिए इसको और इसको, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बन गया K, Q की वैल्यू हो गई 4, दूसरे Q की वैल्यू हो गई -4 अपॉन R। आप बोलोगे भैया माइनस क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में भी साइन को शो करना ही करना है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। अब दूसरे जो सिस्टम आपको लेना है वो ले लेते हैं B और C। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग का बन जाएगा K, 4 की वैल्यू यहां से आ गई पहले चार्ज की, और इसकी वैल्यू आ गई 2 अपॉन R। लेट्स से थर्ड के लिए ले लेते हैं, तो इसके और इसके लिए हम लोग निकालने वाले, तो उसके लिए जो वैल्यू आपकी बन जाएगी K 4 इंटू 2 अपॉन R। तो इसके बाद का सॉल्यूशन आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, ये सब कुछ सॉल्व करेंगे। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ करेंगे। पूरा सॉल्व करने के बाद अगर आप लोग का आंसर ये निकल के आता है तो आप लोगों ने बिल्कुल सही करे। बट अगर आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत आती है तो बुक के अंदर तो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, तो अगर आप लोग को दिक्कत आती है तो एक बार क्रॉस चेक कर ले। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूं, तो ये आप लोग को होमवर्क रहेगा, आपको खुद से घर पे करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर एक छोटा सा आप लोग को एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है जो बहुत ज्यादा बेसिक है। इसका प्रॉपर आंसर आप लोग को हमारी बुक के पेज नंबर 36 में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आगे के पोर्शन की तरफ, जिसका नाम है आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस। जैसे हम लोगों ने पोटेंशियल पढ़े वैसे ये सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। बाकी आप लोगों को मेरा अभी लुक डिफरेंट दिख रहा होगा, उसके पीछे का रीजन है कि ये वीडियो कुछ दिन बाद बना है और मैंने हेयर कट भी करवा लिया हूं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक इस टॉपिक के अंदर हम लोग को पढ़ना है वो है कि आखिर कैपेसिटर क्या होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, कैपेसिटर एक ऐसे टाइप का डिवाइस होता है जो अपने अंदर चार्जेस को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी डिवाइस को एक्सेसिव चार्जेस की जरूरत पड़ती है सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट होने के लिए, तब हम लोग उस डिवाइस में कैपेसिटर को यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे घर से जो बिजली आ रही है उसके अंदर उतना सफिशिएंट अमाउंट के चार्जेस नहीं रहते जिसके थ्रू वो चालू हो पाए। एग्जांपल के तौर पे फैन, मोटर, रेफ्रिजरेटर, इन सब को हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है और ये हाई वोल्टेज देने का काम कैपेसिटर कर देता है। तो कैपेसिटर कर क्या रहा है, ढेर सारे चार्जेस अपने अंदर ले रहा है और एक साथ चार्जेस उस अप्लायंस को दे रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर कैपेसिटेंस क्या होता है, तो ध्यान से समझना। जो कैपेसिटर है कितने चार्जेस वो स्टोर कर पा रहा है उसकी कैपेसिटी को बताने का काम कैपेसिटेंस करता है, और उसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। इसकी SI यूनिट फैरेड होती है। अब जो चार्जेस है बेसिकली वो इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूं तो यहाँ पे आएगा C, जिसे हम लोग कहेंगे कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट जो C है ये है आप लोग का कैपेसिटेंस। अगर मैं V को नीचे भेज दूं तो एक नया फॉर्मूला आप लोग का बन जाता है C which is equal to Q by V। इसके थ्रू तुम लोग किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप कहोगे कि भैया कैपेसिटर भी क्या डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बड़े बड़े कैपेसिटर तो ज्यादा उसके अंदर कैपेसिटेंस होगा, मतलब ज्यादा चार्जेस स्टोर करने की कैपेबिलिटी होगी, एबिलिटी होगी। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर छोटा कैपेसिटर होगा तो कम एबिलिटी होगी उसके अंदर चार्जेस स्टोर करने की, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस भी उसके अंदर आप लोगों को कम देखने को मिलने वाला है। तो कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है चार्जेस पे। जितने ज्यादा चार्जेस उतना ज्यादा कैपेसिटेंस, और जितना कम पोटेंशियल उतना ज्यादा कैपेसिटेंस, और जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना कम पोटेंशियल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो इसके अंदर हम लोग को चैप्टर में कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ना है दोस्तों, वहां पे हम लोग जो पढ़ने वाले वो रहेगा आप लोग का फिक्स्ड कैपेसिटेंस इस क्लास 12 के अंदर। अब आखिर कैपेसिटर का डायग्राम कैसा होता है दोस्तों, तो कैपेसिटर का डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। ये है आप लोग का फिक्स्ड कैपेसिटर। अगर मैं इसमें ऐसा एरो बना दूं तो इसे कहा जाएगा वेरिएबल कैपेसिटर। दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। तो कई ऐसे डिवाइसेस होते हैं दोस्तों जिसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना रहता है फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस दौरान अगर आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बेसिकली एक ऐसे टाइप का फिनोमेना होता है दोस्तों जहां पे किसी सर्टेन रीजन को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते हो। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि एक अप्लायंसेस है, लेट से ये एक अप्लायंसेस है जिसको मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर दूंगा, एक कवच बना दूंगा। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कैसे की जा रही है, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर रख दोगे तो उसके अंदर चार्जेस की वैल्यू 0 रहेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 रहेगी। पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और चार्जेस कहां रिसाइड करेंगे, बाहर बाहर चार्जेस रिसाइड करेंगे और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ही नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बाहर से होते हुए गुजर जाएगी और अंदर ये डिवाइस जो ये प्रोटेक्ट रहेगा। आई होप क्लियर है। कहां से निकल के आया कॉन्सेप्ट, कंडक्टिंग बॉडी हमेशा चार्जेस को रिसाइड करती है ऑन द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 रहती है। तो अगर मैं इस तरीके से कंडक्टिंग बॉडी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट को रख दूं या कोई डिवाइस को रख दूं जिसे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो ऑब्वियस सी बात है बचे रहेगी। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और ये हमेशा हम लोग कब कर सकते हैं अचीव, जब एक होलो कंडक्टर आप लोगे, होलो लोगे तभी तो होगा ना, सॉलिड लोगे तो अंदर कोई ऑब्जेक्ट को कैसे डालोगे। बात तो सही है।
तो दोस्तों आप लोग को एक टाइप का कैपेसिटर पढ़ना है जो एग्जामिनेशन में आप लोग को पूछा जाएगा, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या चीज है? तो अगर आप लोग को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है दोस्तों, तो आप लोग को दो प्लेट लेना पड़ेगा। एक ये प्लेट ले लिया मैंने और एक ये प्लेट ले लिया। ये जो प्लेट्स है ना दोस्तों, याद रखिएगा ये कोई लाइन नहीं। अगर मैं इसको सामने से दिखा रहा हूं तो ऐसी दिख रही है, अदरवाइज ये प्लेट ऐसी है, प्लेट जैसी प्लेट ही 2D सरफेस बनाया उस तरीके से ऐसी दिख रही है। तो लेट्स से मैंने नाम दे दिया, ये है आप लोग की फर्स्ट प्लेट, ये है आप लोग की सेकंड प्लेट। दोनों ही प्लेट का क्या अपना अपना एरिया होगा? बिल्कुल। तो पहले वाली की प्लेट का एरिया लेट से मान लेते हैं, एरिया का नाम दे देते हैं A1। दूसरी प्लेट का नाम जो एरिया उसका नाम दे देते हैं A2। दोनों प्लेट जो है एक डिस्टेंस से सेपरेटेड एक दूसरे से, और उस डिस्टेंस को हम लोगों ने नाम दे दिया लेट से D डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेटेड है। अभी दोनों प्लेट के अंदर कोई भी चार्जेस आप लोग को देखने को नहीं मिल रहे। अब मैंने क्या करा, इसका कनेक्शन बनाना शुरू किया, और ये जो कनेक्शन है ये बैटरी से आके कनेक्ट कर दिया। तो मैं एक काम करता हूँ, साइड में एक और डायग्राम बना देता हूँ। लेट से ये आप लोग की दो प्लेट थी, दोनों प्लेट को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ नेगेटिव है। तो जिस तरफ नेगेटिव है तो सीधी बात है इस तरफ सारे कौन से चार्जेस आ जाएंगे? नेगेटिव। और जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज है उस तरफ सारे पॉजिटिव चार्जेस आप लोग को देखने को मिलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आप लोग को सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस देखने को मिले लेट से, और इस तरफ आप लोग को नेगेटिव चार्जेस देखने को मिल रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आप लोग को देखने को मिलता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कंप्लीट प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस तरफ जाते हुए दिख रही है। अगर मैं आपसे गलती से पूछता हूं कि पहली वाली प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, तब आप मुझे ये कहोगे कि भैया उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर दोनों तरफ जा रही है। बट मैं ये कह रहा हूं कि अंदर की तरफ किधर जा रही है, तो आप कहोगे भैया अंदर की तरफ इधर जा रही है। तो मैं ये कह सकता हूं जो हमारी प्लेट नंबर 1 है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 वो इस तरफ आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। आई होप क्लियर है। दूसरी वाली प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, तो नेगेटिव है, इस वजह से अंदर की तरफ आ रही होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ आते हुए दिख रही होगी। बट मैंने कहा प्लेट के बीच में किस तरफ इसकी फील्ड का डायरेक्शन है, तो आप कहोगे भैया इस तरफ है। इस वजह से आप लोग को दोनों तरफ E1 E2 का एक ही डायरेक्शन देखने को मिल रहा है। जबकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए अंदर आ रही है, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बाहर जाते हुए दिख रही है। कंफ्यूज मत होना। तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों प्लेट की नेट वैल्यू क्या होगी, E1 प्लस E2 होगी। आई होप क्लियर है, समझ में आ रहा है। नहीं भी आ रहा तो डोंट वरी, अभी चीजें आप लोग को और क्लियर हो जाएगी। बाकी बीच में आप लोग को एयर फिल्डेड है, यहाँ पे कोई और मटेरियल फिल्डेड नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो प्लेट है इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव वाली होगी, और इसके अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव वाली होगी। तो बेसिकली हमें करना क्या है इस टॉपिक के अंदर, ये टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कितना कैपेसिटेंस होता है। मतलब अल्टीमेटली मुझे पता करना है C की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है। तो C की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, अभी थोड़ी देर पहले हमने जाने C विच इज इक्वल टू होता है दोस्तों Q बाय V नाम से फॉर्मूला। अगर मैं इसमें जो चार्जेस इसके अंदर है वो तो मुझे मालूम है, लेकिन अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर दूं तो कैपेसिटेंस निकल सकता है। लेकिन मैं ये पोटेंशियल निकालूंगा कैसे, यहाँ तो मुझे V के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो हमें E के बारे में पता है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं E की वैल्यू क्या है वो पता करूंगा E नेट की वैल्यू के थ्रू। जब आपकी E की वैल्यू निकल के आ जाए दोस्तों, उसके बाद मैं V विच इज इक्वल टू E डॉट D जो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाला फॉर्मूला है, वहां पे E की वैल्यू पुट कर दूंगा तो V निकल जाएगा, और जो V निकल के आएगा दोस्तों उसको यहाँ पुट करूंगा तो हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। आई होप क्लियर है। तो ऐसे करके डेरिवेशन सॉल्व करना है। तो जैसे मैंने अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले समझाया कि यहाँ पे जो दोनों प्लेट है ये कनेक्ट हो चुके हैं बैटरी से, तो दोनों के दोनों जो प्लेट है वो चार्ज हो चुके हैं। चार्ज होने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, पहली वाली की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाते हुए देखने को मिल रही है, दूसरी की इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ जाते हुए देखने को मिल रही है। इसका रीजन मैंने आपको समझा दिया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी दोस्तों, वो हो जाएगी आप लोग की E विच इज इक्वल टू E1 प्लस E2। आई होप क्लियर है सबको। लेकिन E1 E2 है क्या, याद होगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने सिंगल एक प्लेट के लिए गॉसियन एप्लीकेशन के थ्रू सॉल्व करे थे, और E की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, वो आई थी E विच इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस फॉर्मूले का यूज हम लोग को करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहली वाली प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एकदम सेम। यहाँ पे इसको जैसे मैंने यहाँ E1 E2 लिख दिया हो ना, इसको मत लिखना, कंफ्यूजन हो जाएगा। आप डायरेक्टली लिख दो पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव सिग्मा, खत्म कहानी। जैसे मैंने डायग्राम में यहाँ पे यूज किया ऐसे ही आप लोग इसको डिनोट कर देना, 1 और 2 मत दे देना, कंफ्यूजन का शिकार हो जाओगे। तो यहाँ पे मैंने E1 E2 निकाल दिया, ये दोनों को मैं इसमें पुट कर दूंगा। तो दोस्तों अब मैं करने क्या वाला हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में E1 E2 की वैल्यू पुट करने वाला हूँ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो होगा क्या, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। E नेट की फाइनल वैल्यू क्या निकल के आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे ये समझ में आया, दो प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक की वजह से कितनी बनती है, कमेंट बॉक्स में बताओ। हमारे पास E नेट निकल गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाए उसके बाद आप
लोग को नॉर्मल इस फॉर्मूले में ई की वैल्यू पुट करना है, सॉल्व कर देना है। बट अगर आप लोग इस फॉर्मूले में ध्यान दो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। सिग्मा की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, वो होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो क्या मैं सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूं? तो आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हो। तो ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा की जगह पे आ जाएगा क्यू बाय ए और एप्सिलॉन नॉट वैसा का वैसा, तो क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब ये जो वैल्यू बन चुकी है दोस्तों, इसको आप लोग को पुट कर देना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के फॉर्मूले में, मतलब V which is equal to E dot T पे। तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट को मैंने E की जगह पे पुट किया तो ये वैल्यू आपकी आ गई और D वैसा का वैसे ही रहा। तो V बन गया आप लोग का Q इंटू D अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये V बन गई दोस्तों। इसको आपको पुट कर लेना है C which is equal to Q by V पे, और V पे अगर आप लोग वैल्यू पुट करोगे तो C बन जाएगा Q अपॉन V की जगह पे Q इंटू D A इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो Q से Q यहाँ कट जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, अपॉन में D आ जाएगा, तो C की वैल्यू बन जाएगी दोस्तों एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो इतना कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो कई बार एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चन आपको आएगा न्यूमेरिकल, तो आपको इसके थ्रू ही कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जब बीच में कोई भी मटेरियल नहीं है, मतलब हवा है सिर्फ और सिर्फ। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, सीबीएसई ने ये कहा है कि इसके ऊपर डेरिवेशन आपको नहीं आएगा, सिर्फ फॉर्मूले आपको याद रख। तो टॉपिक ये कह रहा है कि कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है कैपेसिटर के अंदर, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो तीन टाइप के फॉर्मूले होते हैं कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है, उसको देख लेते हैं। तो पहले टाइप का जो फॉर्मूला है वो है हाफ सी वी का स्क्वायर, और एक और जो फॉर्मूला है वो है हाफ क्यू इंटू वी, एक और फॉर्मूला है हाफ क्यू अपॉन सी का स्क्वायर। यहाँ पे क्यू क्या है दोस्तों, चार्ज है, सी क्या है कैपेसिटेंस है, वी क्या है पोटेंशियल है। आई होप क्लियर है। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखना, इसके रिगार्डिंग आप लोग को न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अभी जो टॉपिक इससे पहले पढ़े थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उस टाइम पे हम लोगों ने समझे थे कि पैरेलल प्लेट के बीच में हवा है, कोई मटेरियल नहीं। इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं कि पैरेलल प्लेट के बीच में एक मटेरियल को इंसर्ट कर देंगे, वो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को। और साथ में ये जानेंगे कि जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पैरेलल प्लेट के बीच में इंसर्ट कर देते हैं तो कितना कैपेसिटेंस में डिफरेंस आ जाता है। तो अब हम लोग जानने वाले हैं कैपेसिटेंस, वो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, जो कि पैरेलल प्लेट के बीच में हम लोगों ने एंटर कर दिया, वो भी एंटायर स्पेस में। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये रहा आप लोग का पैरेलल प्लेट रेड कलर में जो आप लोग को दिख रहा है। अब सीधी बात है, बैटरी से जैसे कनेक्ट करोगे तो उसमें चार्जेस आ जाएंगे। इस तरफ सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस आप लोग को देखने को मिलेंगे, और इस तरफ आप लोग को सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस आते हुए देखने को मिलने वाले। मैंने कहा दोनों प्लेट के बीच में डी डिस्टेंस है, और जितना स्पेस इन दोनों के बीच में बचा, मैंने क्या रख दिया हूं, मैंने रख दिया है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जो आप लोग को यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब ये आप लोग कह सकते हो कि भैया एंटायर स्पेस में है, अगर एंटायर स्पेस में नहीं है, कम है, ज्यादा में है, तो क्या होगा, तो उसके बारे में भी थोड़ी देर में समझेंगे। अभी डेरिवेशन ये समझ लो कि एंटायर स्पेस में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पैरेलल प्लेट के बीच में आ चुका है। बाकी सारी चीजें सेम वैसी रहेगी, जैसे इस प्लेट का नाम फर्स्ट कर दिए, इस प्लेट का नाम सेकंड कर दिए, इस प्लेट का एरिया जो इसका नाम A1 रख दिए, इसका नाम A2 रख दिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को इस तरफ जाते हुए देखने को मिल रही है, वो भी पैरेलल प्लेट की। तो लेट्स से उसको मैंने E नॉट नाम से डिनोट कर दिया। इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी बन रही है वो बन रही है पॉजिटिव में, इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी बन रही है वो बन रही है नेगेटिव में। अब ध्यान से समझना, बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये ऐसे टाइप का मटेरियल जो अभी एक किस्म से न्यूट्रल है, लेकिन जैसे आप लोग किसी भी न्यूट्रल मटेरियल को पैरेलल प्लेट के बीच में डाल दोगे जो कि चार्ज्ड है, तो होगा क्या, पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, जब भी किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्जेस के करीब लेकर आते हो तो उसके अंदर जो न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो चार्जेस है, न्यूट्रल चार्जेस, वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। क्या मतलब हुआ, इसके अंदर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन न्यूट्रल में। तो इसके अंदर के जो न्यूट्रल चार्जेस है वो प्लेट के चार्जेस के रिस्पेक्ट में सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो भी नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चल जाएंगे, और जो भी नेगेटिव और जो भी पॉजिटिव होंगे इसके अंदर के, वो प्लेट के नेगेटिव पोर्शन की तरफ चले जाएंगे। सिंपल भाषा में समझाऊं तो यहाँ पे आप लोग को सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस आप लोग को देखने को मिल जाएंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के, और इस तरफ सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस आप लोग को देखने को मिल जाएंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे प्लेट में चार्जेस है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसका नाम दिया हम लोगों ने ई नॉट। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर भी इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ नेगेटिव चार्जेस बन रहे हैं, आप बोलोगे बिल्कुल बन रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी बनी है पॉजिटिव वाली, और यहाँ पे इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी बनी है नेगेटिव वाली। इंड्यूस्ड बनी है, वो भी प्लेट की वजह से एक किस्म से प्रोड्यूस हुई है। आई होप क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इधर पॉजिटिव चार्जेस दिख रहे हैं और इधर नेगेटिव, तो क्या इसके वजह से भी एक अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल भैया बनने वाली है। तो ऐसे करके डायग्राम को आपको समझना है। मुझे एक बात बताओ, जब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था तो कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था दोस्तों कि जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या थी, E नॉट इंटू डी। अब मैं क्या करने वाला हूं, बेसिकली सबसे पहले कंपेयर करूंगा कि जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था उस दौरान पे किस तरीके से
आप लोग की पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको देखने को मिल रही थी। और जब आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दी, उस दौरान V की वैल्यू, E की वैल्यू और C की वैल्यू में कैसे चेंजेस आया। तो जब नहीं था उस टाइम पे क्या था, याद करो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कितनी थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज की वैल्यू पुट कर दिए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन गई थी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। मैं बिना डाइलेक्ट्रिक वाले केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस को नॉट के साथ डिनोट कर दिया, मतलब ऐसा छोटा सा गोला लगा दिया हो, ठीक है। तो क्या आपको यही केस देखने को मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड का। पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी उस दौरान पे, तो वो थी V नॉट विच इज इक्वल टू E नॉट D, और कैपेसिटेंस कितना निकला था, वो निकला था C नॉट विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इतना ही था। अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होने की वजह से किस तरीके से इन तीनों के अंदर चेंजेस आ गए। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ तो उस दौरान पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, वो था E विच इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। लेकिन डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होने की वजह से क्या यहाँ पे नॉर्मल सिग्मा आपको देखने को मिला, नहीं। ये जो प्लेट में सिग्मा बन रहा था, इसके अलावा आपको डाइलेक्ट्रिक में भी सिग्मा बनते हुए देखने को मिल रहा है। और हमेशा याद रखिएगा, जो बाहर सरफेस चार्ज डेंसिटी बन रही है वो डाइलेक्ट्रिक के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो अगर आप नेट वैल्यू अगर निकालते हो सिग्मा की, तो वो क्या बनेगी दोस्तों, जो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड की थी वो तो आप लोग की सिग्मा हो गई, उसको माइनस करा देना आप लोग को इंड्यूस्ड वाले सरफेस चार्ज डेंसिटी के सिग्मा से। तो ये टोटल वैल्यू आप लोग की बनेगी फॉर दिस कंडीशन के लिए। तो इस दौरान पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, नहीं, वो होगी आप लोग की सिग्मा माइनस सिग्मा आई। इंड्यूस्ड कर दो या सिग्मा पी कर दो, जो आप लोग को सही लगे कर सकते हो। मुझे एक बात बताना सभी के सभी, जो सिग्मा माइनस सिग्मा आई है, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यहाँ पे है दोस्तों प्रोपोर्शनैलिटी। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता हूं यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता हूं दोस्तों, तो कांस्टेंट आएगा 1 अपॉन K, और K क्या होता है दोस्तों, K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वैल्यू बनेगी सिग्मा माइनस सिग्मा, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। वैल्यू बनेगी सिग्मा माइनस सिग्मा आई विच इज इक्वल टू 1 अपॉन K इंटू सिग्मा। अच्छे से ध्यान दो, क्या आपको यहाँ पे सिग्मा माइनस सिग्मा आई दिख रहा है। क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ इस वैल्यू से 1 अपॉन K इंटू सिग्मा से। अगर मैं इसको करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन जाती है E विच इज इक्वल टू ये वाला सिग्मा अपॉन K और बचा हुआ है एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू बनी सिग्मा अपॉन K इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग की यहां से निकल के आ गई। तो ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आपको देखने को मिलने वाली है डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने की वजह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। जब नहीं कर रहे थे उस दौरान पे कितनी थी, वो थी Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। आई होप क्लियर है। अब जान लेते पोटेंशियल आप लोग को कितना होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम के वजह से। तो करना क्या है, सेम वही फॉर्मूला V विच इज इक्वल टू E इंटू D। जो E की वैल्यू उसको यहाँ पे पुट कर दो। तो E की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट वैसा का वैसा इंटू D आपका आ जाएगा। सिग्मा की वैल्यू सब लोग जानते हैं क्या होती है, Q बाय A होती है। तो मैंने इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, तो Q अपॉन A आपका आ गया इंटू D अपॉन K एप्सिलॉन नॉट वैसा का वैसा। तो इतना पोटेंशियल आपका डेवलप होते हुए देखने को मिलने वाला है विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ। और जब नहीं था उस दौरान कितना बन रहा था, E इंटू D के फॉर्म में बन रहा था, या मैं कहूं Q इंटू D अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल बन रहा था। और अभी आपका इतना बन रहा है, यहाँ पे K इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कितना कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही है डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने के बाद। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए वैल्यू बनेगी C विच इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो ये जो V है दोस्तों, इसको यहाँ पे पुट कर देना आपको। तो Q अपॉन जो पूरी एंटायर वैल्यू यहाँ पे आ गई, Q इंटू D अपॉन A K एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों Q से Q को काट देना है, A K एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, अपॉन में D आ जाएगा। तो C की वैल्यू बन जाएगी एप्सिलॉन नॉट A इंटू K अपॉन D। आई होप क्लियर है। लेकिन अगर आप अच्छे से ध्यान दो तो एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D ये होता क्या है, ये होता है दोस्तों C नॉट की वैल्यू। अगर चाहो तो इसको रिप्लेस करके C नॉट लिख सकते हो और कैपेसिटेंस ये बन जाएगा। तो आप बोलोगे भैया दोनों में से कौन सा कैपेसिटेंस है, तो ये भी कैपेसिटेंस है, ये भी कैपेसिटेंस है। और यहाँ पे जो K है दोस्तों हमेशा याद रखिएगा 1 से ग्रेटर आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों जो टॉपिक अभी हम लोगों ने पढ़े उसके रिगार्डिंग एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि बिना डाइलेक्ट्रिक के साथ क्या वैल्यूज थी, विद डाइलेक्ट्रिक के साथ क्या वैल्यूज थी। तो बिना डाइलेक्ट्रिक के साथ E की वैल्यू थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और विद डाइलेक्ट्रिक के साथ थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू K। K आया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम पे। और सीधी बात है, अगर सिग्मा की वैल्यू Q बाय A पुट कर दोगे तो फॉर्मूले में आपको ये चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। V की जो वैल्यू निकल के आई थी दोनों के लिए वो आई थी कुछ इस तरीके से, V विच इज इक्वल टू Q इंटू D अपॉन A इंटू
इनटू एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बस आप लोग को अपॉन में के आ गया था, तो बाकी फॉर्मूला आपको सेम दिख रहा है। सेम ऐसी कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पे आई थी एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी, और यहाँ पे आपको के देखने को मिला था, यहाँ पे बाकी फॉर्मूला डिट्टो सेम है। ये दोनों चीजें एक बार लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन सबसे ज्यादा पैदा हो जाता है। अभी के टाइम पे जो हम लोगों ने पढ़े दोस्तों, वो था एंटायर स्पेस में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कैपेसिटर जो है मीडियम के बीच में कुछ कुछ जगह पे आप लोग को देखने को मिलता है। लाइक कुछ इस तरीके से हो सकता है कि ये आप लोग का कैपेसिटर है तो हाफ स्पेस में डाइलेक्ट्रिक बस आया, लाइक इस केस में मिडल पोर्शन में बस डाइलेक्ट्रिक आया, या इस पोर्शन में दो पोर्शन जगह पे आपको डाइलेक्ट्रिक आते हुए देखने को मिला है। तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा, जो स्पेस आपको खाली है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ई होगा, और जहां पे डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस हो चुका है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाय के आपको देखने को मिलने वाला है। सेम ऐसे इस पोर्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ई होगा, इधर ई होगा, और जहां डाइलेक्ट्रिक है दोस्तों वहां पे होगा ई बाय के। सेम ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई दिखेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिखेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिखेगा, लेकिन यहाँ पे ई बाय के दिखेगा, ई बाय के दिखेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखना। और साथ में जब भी इस तरीके से आप लोग को अलग अलग पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होते हुए देखने को मिल रहा है, आधे में, बीच में, या टुकड़े में, या किसी भी टाइप से, और इनका कैपेसिटेंस आप लोग को निकालना है, तो उसके लिए आप लोग को एक स्पेशल फॉर्मूला लगेगा, वो है आप लोग का ये। इसको डिराइव करने पे आप लोग को एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, बस इसका फॉर्मूला याद रखिए। वो है आप लोग का लेट से सी डैश या सी जो भी आप लोग नाम दे दो, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन में डी डैश लिख दो या नॉर्मल डी लिख दो तब भी चल जाएगा, माइनस टी प्लस टी बाय के। तो यहाँ पे ध्यान दो, एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट है, ए मतलब यहाँ पे प्लेट्स का एरिया, डी क्या है यहाँ पे दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता था दोस्तों वो आप लोग का डी हो गया, और टी क्या है दोस्तों, टी है दोस्तों इस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस। आई होप क्लियर है। और टी यहाँ पे वही चीज है, और के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको एग्जाम में दी रहेगी। तो किसी भी टाइप का केस आ जाए, टी मतलब उस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस, डी मतलब दोनों के बीच का स्पेस, के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और बाकी चीज आपको गिवन रहेगी एग्जामिनेशन में। इसके थ्रू आप लोग कैपेसिटेंस निकाल सकते हो इस टाइप के केस के लिए। तो चलिए बढ़ते दोस्तों एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे बुक के पेज नंबर 38 से मैंने लिया, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इसके अंदर भी आप लोग को मिल जाएगा। क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि आप लोग के पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कुछ इस तरीके का, जिसके बीच में सेपरेशन डी का आप लोग को देखने को मिल रहा है। इसके बीच में हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दी है, जिसकी जो थिकनेस है दोस्तों वो है 3/4D। ठीक है दोस्तों, इतनी थिकनेस इसकी है। आपको ये बताना है कि जैसे आप लोग इसको इंट्रोड्यूस करोगे तो कितना कैपेसिटेंस आप लोग को चेंज होते हुए देखने को मिलने वाला है। अब थोड़ा ध्यान दो, थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर इस टाइप की हरकत वाले कुछ आपको मिलते तो ये नॉर्मल ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, काम बन जाएगा। अगर आप चाहो तो इसके अलावा भी बिना ये वाले फॉर्मूले के अलावा नॉर्मल टाइप से करना है, तो बुक में उसका एक कंप्लीट अलग टाइप का सॉल्यूशन मैंने इसके अंदर ऐड किया, वो भी आप लोग को दिखा दे रहा हूं, और दूसरे टाइप का सॉल्यूशन मैं यहां बता देता हूं। तो इसके लिए करना क्या है, बेसिकली आप लोग को नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है, C which is equal to एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K। इस अगर फॉर्मूले अगर आप लोग ध्यान दो तो यहाँ पे आप लोग को बेसिक चीजें तो पता ही है। अगर आप ध्यान दो तो थिकनेस कितनी है वो है आप लोग देखो, T की वैल्यू आपके पास गिवन है, ये बस इसको पुट कर दो, आगे बढ़ो। तो अब इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, चलिए। तो एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने यहाँ T की वैल्यू 3D अपॉन 4 पुट कर दिया हूँ, एलसीएम ले लिया मैंने, यहाँ से 1 हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू आप लोगों को कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब T की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर दो, T की वैल्यू यहाँ पुट करा तो वैल्यू कुछ इस तरीके से चेंज हो गई आपकी। यहाँ से D और 4 को कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालने के बाद वैल्यू ये बन जाएगी, अंदर एलसीएम ले लो और 4 को ऊपर कर दो, एलसीएम ले लिया मैंने, K की वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो दोस्तों ये बन गई आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू। इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। आप बोलोगे भैया कैसे, तो आप लोग को याद होगा जब बिना डाइलेक्ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट रहता तो उस टाइम पे जो कैपेसिटेंस है वो कितना बनता है, वो बनता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो चेक करो यहाँ पे वो वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट है, A है और D है, तो इसको रिप्लेस करके C नॉट लिख सकते हो और अल्टीमेटली आपकी वैल्यू ये बन जाएगी। तो क्या आप लोग का भी यही सॉल्यूशन आ रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर इसके अलावा कुछ और टाइप का सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी मैंने बुक के अंदर डाल दिया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन होने वाला है, पेज नंबर 48 से हमारी बुक से लिया गया, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें भी मिल जाएगा। तो चलिए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस आप लोगों को गिवन है, इसके बीच में कितना सेपरेशन है वो भी गिवन है। क्वेश्चन ने कहा कि 100 वोल्ट का डीसी सोर्स आप लोग को प्रोवाइड हो रहा है। क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि पहले का डिस्टेंस कुछ इतना था, लेकिन हमने क्या करे, दो जगह से पकड़े इसकी डिस्टेंस को डबल कर दिया। जब इसके डिस्टेंस को डबल करे तो 10 mm हो गई, और इस दौरान इसके बीच में 5 mm का एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भी इंसर्ट कर दिया हमने, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू 10 है। क्वेश्चन ने कहा कि जब ऐसा कर दिया गया तो इस दौरान कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी रही, एनर्जी फील्ड कितनी निकल के आ रही है, एनर्जी डेंसिटी कितनी निकल रही है। समझ में आया कि हर नॉर्मल इस तरीके से कैपेसिटेंस था 5 mm की डिस्टेंस के बीच में, जानबूझ के इसकी डिस्टेंस को डबल करके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया। बताइए C की वैल्यू कितनी, E की वैल्यू कितनी, U की वैल्यू कितनी। तो पहले वाले केस में क्या था, ये वैल्यूज आप लोग को देखने को मिल रही थी पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में क्या हुआ, जो
जो आपकी थिकनेस थी, लेट्स से इसको नाम दे देते डी डैश, उसको डबल कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 10 mm कर दिया गया। mm को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, उसके लिए 10⁻³ लगा रहा हूं। यहाँ पे भी ऐसे लगा, यहाँ पे भी ऐसे लगा। डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है, जिसको हम लोग T से डिनोट करते हैं, वो है 5 mm, तो 5 × 10⁻³ यहाँ पे मीटर हो गया। और K की वैल्यू क्वेश्चन ने खुद कहा है, वो है 10। मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कैपेसिटेंस निकालने वाला हूँ, C की वैल्यू। फॉर्मूला वही रहेगा, ε0A/d-t+t/T/K। तो ये आप लोग का फॉर्मूला हो गया। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो। तो ये मैंने सारी वैल्यूज यहां से पुट कर दिया। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ε0 और A ये क्या है? तो ε0 तो जानते हो, A की वैल्यू गिवन नहीं, तो आप क्या कर सकते हो? चालाकी कर सकते हो। ये वाला जो केस था ना, इससे आप लोग C की वैल्यू के फॉर्मूले से ε0 और A निकाल सकते हो। कैसे जानते हो? C0 विच इज इक्वल टू कितना होता है? ε0A/d होता है। और क्या आपको ये वाले केस की थिकनेस पता थी? तो आप बोलोगे बिल्कुल पता थी। क्या C0 पता थी? बिल्कुल पता थी। तो दोनों की वैल्यू पुट करो। दोस्तों यहाँ पे माइक्रोफैरेड है, तो माइक्रो को अगर करोगे तो 10⁻6 हो जाएगा। और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? D की वैल्यू हो जाएगी 5 × 10⁻³ इसकी वैल्यू को इधर करो, तो यहां से ε0 × A की वैल्यू निकल जाएगी। इसको आप लोग यहां पे बेसिकली पुट कर देना है। तो ये मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दिया। कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग का होमवर्क है, जल्दी से करिए इसको सॉल्व और मुझे बताइए C की वैल्यू क्या आ रही है। दोस्तों अगर C की वैल्यू आप लोग की 200/11 माइक्रोफैरेड आ रही है या फिर ये आ रही है, दोनों सही है। तो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था उस दौरान पे E की जो वैल्यू दोस्तों वो बन जाएगी आप लोग की यहां से V0/d0 या d0, जो भी आप लोग कह लो। 5 मीटर 5 mm वाली वैल्यू लेना है यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू तो 100 हो गई। इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 × 10⁻³ ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, कट पिट कर मतलब 2 से कट जाएगी, तो 20 × 10⁻³ वोल्ट मीटर आपका हो जाएगा। अब ये केस तो हो गया जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं था। अब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया गया, उस दौरान पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बनेगी? V0/d। तो नॉर्मल D नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ रहेगा दोस्तों d-t+t/K। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप लोग को वैल्यू निकालना है। तो ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, जो D और T की थी और K की थी। ये पुट करने के बाद जो सॉल्यूशन निकल के आया दोस्तों, आप लोगों का कंप्लीट ये सॉल्यूशन निकल गया। अगर आपका ये आ रहा है तो आपने बिल्कुल सही करे। अब आपको निकालना था एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? U विच इज इक्वल टू हाफ। देखो 2-3 मैं दिखा देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। ध्यान से देखो, ये 3 फॉर्मूले आप लोग के पास, इसमें से आप लोग के पास क्या वैल्यू है? ध्यान से देखना, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास C है और V है। क्या Q और V है? नहीं है। क्या Q और C है? नहीं है। मतलब Q नहीं है ना, इसलिए ये दो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएंगे। इसके थ्रू एनर्जी निकल जाएगी। दोस्तों थर्ड केस में क्या पूछा था? पूछा गया था कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर क्या चेंज हो रही है। तो एनर्जी डेंसिटी का जो आप लोग का ये थर्ड है, ठीक है, ये सेकंड वाला आपने कर रहे हो। तो थर्ड वाले केस में U विच इज इक्वल टू हाफ CV² ले लेते हैं, क्योंकि C और V की वैल्यू हमारे पास है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग ध्यान दोगे तो एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है C के। और आप लोगों ने ये चीज तो ध्यान जरूर दिए होंगे कि जो पहले कैपेसिटेंस था जो क्वेश्चन में दिया था वो था 200 माइक्रोफैरेड, और जो क्वेश्चन में आपने सॉल्व करे डाइलेक्ट्रिक निकालने के बाद वो जो कैपेसिटेंस आया था वो आया था कुछ इतना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ है? तो आप कहोगे कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ, तो क्या एनर्जी इंक्रीज हुई? बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस डिक्रीज होने की वजह से एनर्जी डेंसिटी में चेंज आया और वो इंक्रीज हो गई। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं जो आप लोग को करना है। ये 2 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को पेज नंबर 39 में मिल जाएगा। तो बुक के अंदर से जाइए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट वाले होमवर्क दे रहा हूं, ये सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने करे। तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करना, 2023 में आया हुआ है। 43 पेज नंबर में आप लोग को इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्लीज प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं लियो बुक, डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक दे दिया हूं, जल्दी से जाओ, ऑर्डर करो और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करो। और एक और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी करे ना उसी वैरायटी का एक क्वेश्चन है। तो प्लीज इसको भी आप लोग को करना है। इसका सॉल्यूशन आपको 40 नंबर के पेज में मिल जाएगा। याद रखो, फिजिक्स में जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोग का कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो चलिए बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो 2 टाइप के कॉम्बिनेशन बेसिकली आप पढ़ने वाले। सबसे पहला दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है आप लोग का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज और पैरेलल के केस में होता क्या है? सीरीज में कैपेसिटर एक के बाजू एक लगते हैं, कुछ इस तरीके से जैसे आप लोग असेंबली में क्लास 10 के बाजू में क्लास 9 के बाजू में क्लास 8 होती है, जिससे कि आप 12th वाले कहीं और ध्यान दे पाते हैं, वो सीरीज है। और जो आप अपनी असेंबली में अपनी क्लास में एक के पीछे एक लगते हो दोस्तों, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पैरेलल। तो सीरीज में कैपेसिटर कुछ इस तरीके से अरेंज रहते हैं, पैरेलल में कैपेसिटर कुछ इस तरीके से आप लोग को अरेंज होते हुए देखने को मिलेंगे। और ये फिर आगे जाके दोस्तों बैटरी से कनेक्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से। और सेम यहां पे जब बैटरी से कनेक्ट करना है तो हम इन तीनों तारों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, इन तीनों तारों को कनेक्ट करेंगे और फिर यहां से इसको बैटरी से कुछ इस तरीके से यहां पे कनेक्ट कर दिया जाएगा। सीरीज और पैरेलल के केस में एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे जो चार्जेस ट्रेवल करेगा वो हमेशा एक जैसा रहेगा, मतलब चार्जेस चेंज नहीं होगा। आप लोग को यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कंटिन्यू चेंज होते हुए आप लोग को देखने को मिलने वाली। तो सीरीज में चार्ज चेंज नहीं होता
होता है, पोटेंशियल चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे देखो तो चार्ज यहाँ से आ रहा है दोस्तों, और चार्ज यहाँ पे आया, फिर 3 जगह बढ़ गया। यहाँ पे Q1 में बढ़ गया, यहाँ Q2 में बढ़ गया, यहाँ Q3 में। करंट 3 डायरेक्शन में बढ़ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ चार्जेस यहाँ पे चेंज होता है, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू आपकी सेम रहती है। तो सीरीज के लिए हम लोग डेरिवेशन को समझ लेते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि चार्ज की वैल्यू यहाँ पे सेम देखने को मिलेगी फॉर एवरी कैपेसिटर, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। तो जिस चीज की वैल्यू डिफरेंट रहेगी वहां से डेरिवेशन शुरू होगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे V1, V2, V3 तीन डिफरेंट टाइप के पोटेंशियल है, इनका नेट पोटेंशियल निकाल देना। तो जो चीज डिफरेंट है वो निकालना। तो नेट पोटेंशियल V विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये V की वैल्यू क्या होगी, तो Q विच इज इक्वल टू होता है दोस्तों CV। तो V के फॉर्म में बनाओ तो ये बनेगा Q बाय C। तो इसके फॉर्म में फॉर्मूले यहाँ पे बनाना है। याद रखना चार्जेस सेम है हर एक में, लेकिन कैपेसिटर अलग अलग है। इसलिए V1 की वैल्यू बनेगी Q अपॉन C1, V2 की वैल्यू बनेगी Q अपॉन C2, V3 की वैल्यू बनेगी Q अपॉन C3। और जो V इक्विवेलेंट है, ये V इक्विवेलेंट मतलब होता है V नेट की वैल्यू। तो ये जो V नेट है दोस्तों, ये भी क्या बनेगा, Q अपॉन V C नेट बनेगा या C इक्विवेलेंट बनेगा। इक्विवेलेंट बोल दो या फिर आप लोग नेट वैल्यू बोल दो, दोनों एक ही बात है। तो यहां से हर जगह से मैं Q को कॉमन निकाल लूंगा और उड़ा दूंगा। तो वैल्यू क्या बचेगी, वो बचेगी 1 अपॉन C इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसके थ्रू आप लोग नेट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, चाहे यहाँ पे 3 हो, 4 हो, 5 हो या 50 कैपेसिटर सीरीज में क्यों ना कनेक्टेड हो। बस याद रखिएगा यहाँ चार्जेस सेम होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। डेरिवेशन की शुरुआत जो डिफरेंट है उसके नेट वैल्यू से निकलती है। तो उसकी वैल्यू से हम लोगों ने इसको सॉल्व करे और आपकी वैल्यू निकल के आई। और यहां से हमें यह पता चला कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस देन द स्मॉल कैपेसिटेंस इन द सीरीज। और यहां से यह हमें कंक्लूड हुआ कि जो नेट कैपेसिटेंस है दोस्तों वो डिक्रीज हो रहा है सीरीज में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पैरेलल कैपेसिटर की। तो पैरेलल कैपेसिटर के बारे में अभी थोड़ी देर पहले समझाया। यहां पे जो चार्जेस है दोस्तों, चार्जेस यहां पे डिफरेंट रहते हैं, लेकिन V की वैल्यू यहां पे सेम रहती है हर एक कैपेसिटर के लिए, चाहे वो C1 हो, C2 या C3 हो। तो इनका जो नेट इक्विवेलेंट बनेगा दोस्तों, C की वैल्यू क्या बनेगी, तो उसके लिए डेरिवेशन कहां से शुरू होगा, जिसकी वैल्यू डिफरेंट है। तो डिफरेंट किसकी, चार्ज की। तो चार्ज का V नेट निकाल लो। तो Q इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और Q की वैल्यू होती है CV। तो CV के फॉर्म में इसको बना लो। तो C मतलब C इक्विवेलेंट इनटू V, C1V, C2V, C3V, और हर एक की V की वैल्यू सेम रहती है क्योंकि चार्जेस डिफरेंट है। इस वजह से इधर से V और इधर से V निकाले और उसको उड़ा दिए, C इक्विवेलेंस की वैल्यू आ गई, C इक्विवेलेंस विच इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यहां से हमें यह कंक्लूड हुआ दोस्तों, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम कैपेसिटेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इससे यह प्रूफ हुआ कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज से नहीं पैरेलल में इंक्रीज हो रहा है। तो आई होप तुम लोग को क्लियर हो गया। बहुत बेसिक है, बस दोनों के फॉर्मूले याद रखो। सीरीज के लिए अपॉन वाला फॉर्मूला बन जाता है कुछ इस तरीके से, और ये ज्यादा भी हो सकता है। और जो हमारा पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है उसके लिए वैल्यू C1, C2, C3 ऐसा वाला फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले याद रखो। तो चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि दो कैपेसिटर है, दोनों का कैपेसिटेंस मतलब ये रहा C1, ये रहा C2, दोनों का कैपेसिटेंस गिवन है और दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, वो भी 600 वोल्ट के सप्लाई के साथ। क्वेश्चन ने कहा कि सबसे पहले बताओ कि कितना चार्ज आप लोग को हर एक कैपेसिटर के अंदर देखने को मिल रहा है और कितना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर मिल रहा है, ये भी बताना। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर मुझे चार्जेस पता करना हर एक कैपेसिटर में। अब दोस्तों ये सीरीज का कॉम्बिनेशन है। अगर सीरीज के कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये दो इस तरीके से कैपेसिटर आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। एक है 15 माइक्रो फैरेड वाला और एक है आप लोग का 20 माइक्रो फैरेड वाला। आप सभी लोग जानते हो इस टाइम पे जो चार्जेस है वो हर जगह आपको सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन V की वैल्यू जो है दोस्तों वो डिफरेंट आप लोग को मिलने वाली है। तो अगर मुझे चार्ज निकालना होता है ईच कैपेसिटर, तो Q1 Q2 नहीं निकलने वाला है। इसके लिए Q1 अलग, इसके लिए Q2 अलग, ऐसा नहीं निकलेगा। दोनों के लिए Q एक ही निकलेगा। अब ये Q निकलेगा कैसे, ये Q निकल सकता है दोस्तों Q विच इज इक्वल टू C इंटू V से। लेकिन कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कोई नॉर्मल एक कैपेसिटर के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट के लिए निकालना पड़ेगा चार्ज की वैल्यू के फॉर्म में। तो मैं क्या करूंगा, C की वैल्यू यहाँ पे C इक्विवेलेंट लिख दूंगा। लेकिन आप बोलोगे C इक्विवेलेंट तो दिया ही नहीं है। तो दो कैपेसिटर है ना, इनकी C इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है। याद है अभी पढ़े थे हम लोगों ने, C इक्विवेलेंट 1/b फॉर्म में आपका होगा C1 C2। अगर आप चाहो तो उसको एलसीएम लेके एक नया फॉर्म बना सकते हो। कुछ इस तरीके का आपका फॉर्म बन जाएगा C इक्विवेलेंट का, इस तरीके से। ठीक है, एलसीएम लोगे और अल्टी पल्टी कर दोगे। तो C1 C2 की वैल्यू गिवन है, तो C1 की वैल्यू यहाँ से 15 है दोस्तों, C2 की वैल्यू आपकी 20 है, अपॉन 15 प्लस 20। सॉल्व करो जल्दी से, इसको कितना आया। सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू आ गई होगी दोस्तों 8.5 माइक्रो फैरेड। अगर आपकी इतनी वैल्यू आ रही बिल्कुल सही करें। तो चार्ज की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं पहले केस के लिए। तो C इक्विवेलेंट में 8.5 माइक्रो फैरेड है, तो 10 raised to the
पावर 6 हो जाएगा इंटू v की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी वो थी 600। सॉल्व करिए और मुझे जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। तो दोस्तों अगर चार्ज की वैल्यू आप लोग इतनी आ रही तो आपने बिल्कुल सही करे हो। तो चलिए बात कर लेते हैं इसका सेकंड केस की, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर के लिए बताना, मतलब हर एक के लिए। तो सेकंड वाले केस में हमें v1 v2 दोनों की वैल्यू निकालना। और ये v1 v2 कैसे बन सकता है, q विच इज इक्वल टू cv होता है, v विच इज इक्वल टू q बाय c होता है। तो पहले वाले के लिए क्या बन जाएगा, v1 विच इज इक्वल टू q1 होगा क्या, नहीं, चार्ज सेम है लेकिन कैपेसिटर डिफरेंट है, इसलिए ये v1 बन गया। और दोस्तों ये आप लोग का v2 बन गया। चार्ज की वैल्यू गिवन है क्या, ये भी निकाले है। तो दोस्तों ये बन गई आप लोग की v1 की वैल्यू, ये बन गई v2 की वैल्यू। पॉज करिए और उसको सॉल्व करिए। तो दोस्तों अगर आप लोग की इतनी वैल्यू निकल के आ रही तो आपने बिल्कुल सही सॉल्यूशन करे। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से ये कह रहा है कि आप लोग के पास फिगर दिया हुआ है ये वाला, जहां पे 4 कैपेसिटर का नेटवर्क है, C1 C2 C3, अलग अलग कैपेसिटेंस है। इसका 3 माइक्रोफैराड है, 9 है, इसका 9 है और उसका भी 9। आपको इक्विवेलेंट निकालना है A और P पॉइंट के रिस्पेक्ट में। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इस सिस्टम के अंदर 10 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट होकर चार्ज प्रोवाइड किया जा रहा है तो कितने चार्जेस स्टोर होंगे इस कैपेसिटर के अंदर, ये भी बताना है। तो ध्यान से देखिए सिस्टम को, ये यहां से कनेक्टेड है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि इस तरीके का आपका नेटवर्क है और यहां से आपने सोर्स प्रोवाइड करे। तो ये किस्म से क्या है, पॉइंट है, ये चाहे उसको खोलकर खींच सकते हैं हम लोग। कैसे, अगर मैं इसको खोलता हूं यहां से तो बचा हुआ पोर्शन सिर्फ इतना रह जाएगा। मैं ये कह सकता हूं सिर्फ ये पोर्शन इतना रह जाएगा, C1 वाला। ये खुल जाएगा तो देखो ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो ध्यान दो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब ये पूरा खुल जाएगा, मतलब ये वाला हिस्सा ऐसा चल जाएगा, ये वाला हिस्सा ऐसा चल जाएगा। अगर ये जाएगा तो मैं ये कह सकता हूं ये जो आप लोग को C3 दिख रहा है ये वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन ये किस्म का बैंड है। देखो वायर है दोस्तों, वायर को टेढ़ा है तो उसको ऐसा कर दिए सीधा, ये हिस्से को ऐसा कर दोगे तो C4 इसके आगे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा C4। और ये वाला बैंड हिस्सा इसको यहां से खींच के ऐसा कर देगा, यहां पे आ जाएगा दोस्तों आपका C2। तो मैं कह सकता हूं कि ये A पॉइंट जो है बन गया ये, और ये जो B पॉइंट है दोस्तों ये बन गया आप लोग का ये। अब अगर चाहो, अब हम लोग चाहे तो इसको यहां से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा वायर लेकर, तो हमारा कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसा आप लोग को बनते हुए देखने को मिल रहा है। मुझे इसका C इक्विवेलेंट निकालना, तो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं इन्हें सीरीज में सॉल्व कर दूं, जो इनकी इक्विवेलेंट वैल्यू निकल के आएगी उसको पैरेलल में इसके साथ कर दूंगा। तो एक काम करता हूं, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो C इक्विवेलेंट यहां पे ले लेता हूं मैं, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू क्या थी दोस्तों, तो ये 9 थी, ये भी 9 थी, ये भी 9 थी, तो ये सभी के सभी 9 हो गए, 3 टाइम्स ऑफ 9 हो गए, और 3 जा से वैल्यू यहां से निकल जाएगी और C इक्विवेलेंट की वैल्यू अल्टीमेटली 3 निकल के आ जाएगी। तो ये डायग्राम को फिर से बनाया जा सकता है जैसे अभी इससे यहां से ऐसे बनाया गया। तो C1 वैसा का वैसा रहा, 3 माइक्रोफैरेड, और नीचे भी आप लोग का जो C इक्विवेलेंट इनका जो तीनों आया दोस्तों वो भी 3 माइक्रोफैरेड आया। तो अब ये दोनों पैरेलल में सॉल्व हो जाएंगे। तो C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 3 माइक्रोफैरेड प्लस 3 माइक्रोफैरेड, तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 6 माइक्रोफैरेड आपकी वैल्यू निकल जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा कितने चार्जेस स्टोर हो रहे हैं इसके अंदर, तो Q विच इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V। तो ये आपका होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, C इक्विवेलेंट ये रहा, V की वैल्यू आपके पास मालूम है। इस क्वेश्चन में कितना था, वो था 10। तो सॉल्व करके बताइए C इक्विवेलेंट कितना निकल के आ रहा है, कमेंट बॉक्स मुझे आंसर चाहिए आपसे। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, घर पे इसको प्रैक्टिस करना। ये रहा ये होमवर्क, आप लोग का इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस बुक में मिल जाएगा पेज नंबर 39 के अंदर, तो प्लीज सॉल्व करिएगा, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। इसके अलावा काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 वेरिएशन आप लोग को दिए हुए हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को बताना है कौन सी लाइन करस्पॉन्ड करेगी टू द C1 के लिए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, प्लीज इसको पॉज करके आंसर करें। पेज नंबर 40 में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने दे दिया हूं। सेम ऐसे एक इजी वीजी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया हूं, पहले इन दोनों के लिए सॉल्व कर देना, फिर इन दोनों के लिए सॉल्व कर देना, अपना सॉल्यूशन निकाल लेना। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बुक में भी मिल जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस आप लोग को MCQ दे रहा हूं, तो प्लीज इसको पॉज करके आप लोग को सॉल्व करना है जल्द से जल्द। ये 3 क्वेश्चन है, जल्दी से पॉज करें, आंसर करें। कंप्लीट सॉल्यूशन बुक के अंदर मिल जाएगा और ढेर सारे क्वेश्चन और भी मिल जाएंगे बुक के अंदर। साथ में एक और MCQ क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, जो आज हम लोगों ने क्वेश्चन करे उस वैरायटी का ही क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। प्लीज इसको सॉल्व करिए, इसका सॉल्यूशन भी बुक में मिल जाएगा। और दोस्तों जब आपका चैप्टर नंबर 2 का कंप्लीट पोर्शन हो जाता है बुक से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, तो बुक के अंदर आप लोग को एक सेल्फ असेसमेंट पेपर दे रहा हूं, इस चैप्टर का कंप्लीट पेपर एक एग्जाम पैटर्न का। तो इसके अंदर वो आप लोग के लिए ऐड है विद सॉल्यूशन के साथ, लेकिन देखकर नहीं, आपको घर पर बैठकर खुद से सॉल्व करना है। MCQ, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी, इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको ये मिल रहा है। तो प्लीज कंप्लीट होने के बाद इससे ये सेल्फ असेसमेंट शीट कर लेना। भैया बुक के बारे में इतना प्रमोशन करते रहते, बहुत प्यार से बनाया हूं आप लोग के लिए, बहुत मेहनत करके लिए आप लोग के लिए डिजाइन किया। मैं चाहता हूं कि फिजिक्स में आप लोग 100 मार्क्स स्कोर करो। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत सारे चैनलों से गुजर के आ चुके हैं और मेरे चैनल पे आए, तो कुछ सोच समझ के आए होंगे, कहीं ना कहीं कुछ चीज अच्छी लगी होगी तभी इस चैनल पे आप लोग आए। तो गाइस मेरा कोई और दूसरा नेटवर्क नहीं है। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस बुक के साथ आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं आप लोग को बोल रहा हूं तो ये मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं कि आप लोग के पैसे बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में फिर भी डिस्काउंट वाली लिंक दे दे रहा हूं, जाके Amazon के थ्रू ऑर्डर कर लो। बाकी दोस्तों चैप्टर का कंप्लीट नोट्स हमारे प्रीमियम नोट्स मिल जाएंगे।
जाएंगे। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से वेबसाइट या एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ बहुत जल्दी। जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्सी रहो मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान। बाय बाय।